सो हाय होमीज, वेलकम टू हाइपर एक्सप्लेनर। एंड आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये सीरीज देखने में काफी मजा आएगा। बस शुरुआत में कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यार तुम लोग बस 5 मिनट तक वीडियो को देखो और आप लोगों को इस सीरीज को देखने में मजा जरूर आएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब राक्षसों की दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और अंदर से हजारों डरावने और भयानक मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इंसान जो अब तक ऐश कर रहे थे, अब उन्हें असली मजा चखने को मिलता है। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। इन राक्षसों को डीमंस कहा जाता है और इंसानों में कुछ खास लोग होते हैं जो अचानक से जाग जाते हैं और इन्हें कहते हैं हंटर्स। इंसान और डीमंस के बीच लंबी और थकाऊ लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह हंटर्स इन राक्षसों को कंट्रोल कर लेते हैं और इंसानों को दोबारा जीने का मौका मिलता है। धीरे धीरे बर्बाद शहरों को फिर से बसाया जाता है और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगते हैं। लेकिन डीमंस की गिनती कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि नेचुरली जागने वाले हंटर्स की संख्या बहुत कम है। डीमंस तो ऐसे लगते हैं जैसे ट्विच पर पोकेमॉन वाले सिम्स की डोनेशन कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए इंसानों ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, लैब में उगाए गए एलियन जैसे दिखने वाले चाइमेरा हंटर। ये असल में इंसान और राक्षसों के कॉर्प्सेस और डीमन रेल्म की स्ट्रेंज मेटल का मिला जुला मिक्सचर होते हैं। ज्यादातर कैदी इंसानों को इसका बेस बनाते हैं। इंसानों को बचाने की होड़ में साइंटिस्ट्स ये मुमकिन बना लेते हैं कि इन चाइमेरा हंटर्स को अब मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हंटर्स और साइंटिस्ट्स के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। हंटर्स को बार बार अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि अब काइमेरा सामने आकर जान बचाते हैं। सालों तक शांति बनी रहती है। लेकिन फिर वही होता है जो अक्सर होता है। कुछ पागल साइंटिस्ट्स चोरी छिपे गैर कानूनी लैब्स खोल लेते हैं और इंसानों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते हैं। एक ऐसे ही सीक्रेट लैब में 2 साइंटिस्ट्स अपनी शिफ्ट खत्म करने से पहले आखिरी चाइमेरा नंबर 17 को देख रहे होते हैं। मोटा साइंटिस्ट अपने दोस्त जक को चिल्ला के कहता है, ज्यादा पास मत जा सर, सलामत रखना है तो दूर रहे। जक बोलता है, अरे यार नंबर 17 तो वैसे भी दिमागी तौर पे गया हुआ है, एकदम स्टैचू बना पड़ा है। जब तक कोई ऑर्डर नहीं देगा तब तक हिलेगा भी नहीं। जक उस बेचारे की हालत देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसका दाहिना हाथ पूरा मरोड़ा हुआ होता है, शायद किसी फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से। उसे लगने लगता है कि अब इसकी हालत इतनी खराब है कि रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना इसे यूं ही मार दिया जाएगा। डायरेक्टर के ऑफिस में दोनों रिपोर्ट करते हैं कि नंबर 17 का शरीर अब दोबारा काम करने लायक नहीं है, और हैरानी की बात यह है कि वो अब भी सांस ले रहा है, वरना कोई और चमेरा अब तक मर चुका होता। डायरेक्टर ठंडे दिल से पूछता है, कितने टाइम तक बचेगा? मोटा साइंटिस्ट अंदाज लगाता है, ज्यादा से ज्यादा महीना भर। डायरेक्टर एकदम पत्थर दिल होकर ऑर्डर देता है, इसको अगले गेट ब्लॉकेड के मिशन में भेज दो, सामने से आने वाले हमलों को झेलने के लिए, लेकिन ध्यान रहे रिटर्न ऑर्डर नहीं डालना। दूसरी तरफ डीमन रेल्म्स में एक पंखों वाला डायनासोर जैसी शक्ल वाला जानवर नंबर 17 पर झपटता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास भी पहुंचे, नंबर 17 उसे चीर फाड़ कर रख देता है। इसके बाद एक ग्राउंड से निकलने वाला पौधे जैसा वर्म मॉन्स्टर निकलता है, लेकिन नंबर 17 उसे हवा में उछाल देता है और फिर उस पर ताबड़तोड़ अटैक करता है। इसके बाद वो अपना भयानक मुंह खोलता है और बिजली जैसा सांस छोड़ता है, जो मीलों तक सब कुछ तबाह कर देता है। हंटर्स की टीम उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाती है। वो एकदम एस रैंक या उससे भी ऊपर का लगता है। एक हंटर पोर्टल की तरफ देखता है जो अब भी खुला है। बाकी टीम मेंबर्स कहते हैं कि जब तक एस रैंक चमेरा लड़ रहा है, कोई राक्षस नहीं निकल पाएगा। वो तो सिर्फ बचे कुचे डीमंस से निपटेंगे। जैसे ही सारे मामूली डीमंस खत्म होते हैं, गेट अचानक से गिरने लगता है। सारे हंटर्स वहां से भागते हैं। एक औरत पूछती है, हम चाइमेरा को क्यों छोड़ रहे हैं? आदमी जवाब देता है, हमें साफ ऑर्डर मिला है, उसे वहीं छोड़ दो। एक बहुत बड़ा केकड़ा जैसा डीमन हमारे चाइमेरा को बहुत बेरहमी से मारता है। औरत को उस पर थोड़ी दया आती है, लेकिन आदमी कहता है, चाइमेरास तो लैब में पैदा हुए नौकर होते हैं, ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए बने हैं बस। हालांकि लड़ाई में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी चाइमेरा लड़ता रहता है, क्योंकि उसे लौटने का आदेश नहीं मिला। इस ऑपरेशन में करीब 2000 डीमंस मारे गए और एक भी हंटर्स नहीं मरे, सब उस एक चाइमेरा की बदौलत। जब उसके शरीर का बस सिर बचा होता है, उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी की फ्लैशबैक चलती है और तब उसे याद आता है वो असल में एक इंसान था जिसे सिर्फ 9 साल की उम्र में किडनैप किया गया था। धीरे धीरे उसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह दिखती है। वो देखता है कि वो एक अनाथालय में पैदा हुआ था। 9 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा शरारती बन जाता है और जो बच्चे उसे अगली कहते थे उन पर पत्थर फेंकता था, और यही देखकर ऑर्फनेज का डायरेक्टर उस पर बहुत निराश हो जाता है।
वो बूढ़ा आदमी आखिरकार उसकी नॉनस्टॉप बकवास से तंग आ गया और उसे अनाथालय से बाहर लात मारकर निकाल देता है। उसे बिल्कुल परवाह नहीं कि बच्चा बाहर ठंड में मर भी जाए। तो ठंड में बेहोश पड़े हुए उसे एक साइंटिस्ट की टीम मिलती है और उनमें से एक साइंटिस्ट ये सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि इस शहर की स्लम्स में ही ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जैसे सड़कों पर ईस्टर एग्स पड़े हों। खैर, असली पागल साइंटिस्ट वही होता है जो ऐसे मौके को छोड़ता नहीं। तो वो लड़के को उठाकर लैब ले जाता है और उस पर खतरनाक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। पहले ही एक्सपेरिमेंट में वो लोग उस पर एक मैजिक स्पेल कास्ट कर देते हैं ताकि वो कभी भाग ना सके और उसका नाम रख देते हैं नंबर 17। जब वो होश में आता है तो सबसे पहले देखता है कि पागल साइंटिस्ट्स कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ में उसकी नसों में एस रैंक सिल्कवर्म्स इंजेक्ट कर रहे हैं। बेचारा हिलना चाहता है लेकिन उसे जानवरों की तरह कसकर बांध रखा है, जैसे उसकी कोई इंसानी इज्जत ही नहीं। दिन बीतते जाते हैं और साइंटिस्ट लोग हैरान हैं कि नंबर 17 पर कोई साइड इफेक्ट दिख ही नहीं रहा। उसका दिमाग और सोचने की शक्ति बिल्कुल ठीक है और वो सभी मॉन्स्टर्स की एबिलिटी पर फुल कंट्रोल रखता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो बस 1 सेकंड दूर है स्कूल शूटिंग मोड में जाने से, लेकिन इन पागल साइंटिस्ट्स के दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये लड़का कितना यूनिक और कमाल का है। वो लोग उस पर हर तरह के मॉन्स्टर सेल्स इंजेक्ट करना जारी रखते हैं और 6 ईयर के बाद वो एक काइमेरा हंटर बन चुका होता है जो एक ही हमले में डीमंस को खत्म कर सकता है। एक वॉर में वो ऐसा लेजर बीम छोड़ता है जो बग टाइप मॉन्स्टर्स को भून देता है और रोड के मीलों तक का जमीन साफ कर देता है। एक माँ अपने और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है, जबकि घायल हंटर माफी मांगता है कि उसे एक छोटे लड़के पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो ठीक है, वो अंदर से बिल्कुल कोल्ड महसूस कर रहा है। कुछ सालों बाद उसका हिप्नोसिस अचानक टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो इतने सालों से कर क्या रहा था, जिससे साइंटिस्ट को भी पता चल जाता है कि अब साइड इफेक्ट्स उभरने लगे हैं। वक्त बीतता है और उस पर 500 से ज्यादा मॉन्स्टर्स के सेल्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो कुछ ऐसा दिखने लगता है जिसे इंसान कहना भी मुश्किल हो जाए। और करीब 20 साल बाद वो एक विशाल ड्रैगन जैसे कुत्ते में बदल जाता है जिसके पास कोई आत्मा नहीं होती और इतना घिनौना लगता है कि आम लोग उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेना चाहेंगे। लेकिन फाइनली उसका ये कुत्ते से भी घटिया लाइफ आखिरकार खत्म हो जाता है और उसके अंदर की सिर्फ एक हड्डी बचती है। लेकिन तभी वो हड्डी अचानक हवा में तैरने लगती है और उसका पूरा शरीर रिजेनरेट होने लगता है जब तक कि चाइमेरा नंबर 17 फिर से पैदा नहीं हो जाता। मगर इस बार वो एक हैंडसम ह्यूमन बनकर लौटता है जिसके 6 पैक्स और एब्स पत्थर जैसे सॉलिड होते हैं। अपने इस पागलपन भरे रिवाइवल से हक्का बक्का होकर वो खुद से पूछता है कि क्या वो फिर से इंसान बन गया है। उसे लगता है कि क्योंकि वो मॉन्स्टर सेल्स अब भी उसके अंदर हैं, तो शायद वो पूरी तरह इंसान नहीं है। खासकर जब वो आसानी से अपने नुकीले पंजे घुमाता है जैसे वो किसी एपेक्स प्रेडेटर फैशन लाइन लॉन्च करने वाला हो। लैब से कोई उसे वापस खींचने नहीं आया तो हमारा लड़का मान लेता है कि उसे छोड़ दिया गया है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी बाहीं पर जो लैब न्यूमर हुआ करता था वो अब गायब है और इससे वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसने लैब से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब जब उसके पास ऐसा शरीर है जो खुद नर्क से भी ज्यादा हॉट है, वो सोचता है कि शायद ये किसी इमॉर्टल टाइप मॉन्स्टर की एबिलिटी है, वही जो 3 बार तक रिवाइव हो सकता है जब तक उसका कोर नष्ट न कर दिया जाए। लेकिन एक बात अब भी उसे परेशान करती है कि साइंटिस्ट्स हमेशा कसम खाकर कहते थे कि इंसानी और इमॉर्टल मॉन्स्टर्स के सेल्स कभी मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन अब वो पूरी तरह अल्फा मोड में है और उसकी हालत देखकर तो जॉनी ब्रावो भी बैकग्राउंड कैरेक्टर लगे। शायद जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो अब मिट चुके हैं क्योंकि उसे याद है कि उसका दिमाग हमेशा धुंधला और किसी मैजिक चेन में बंधा हुआ लगता था, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस करता है। तो वो सोचता है कि अब जब उसके गुलामी वाले दिन खत्म हो गए हैं और जब वो बस एक आज्ञाकारी पालतू कुत्ते जैसा नंबर 17 कहलाता था, तो अब उसे लग रहा है कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो एक इंसान की तरह जीना शुरू करे। वैसे भी वो नाम तो बस यूं ही बिना मतलब उसके ऊपर चिपका दिया गया था। वो अपने असली नाम को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां एक बूढ़ा साइंटिस्ट जो उसे पागल बोलता था लेकिन फिर भी कहता था कि अब से लोगों की मदद करना। उस टाइम तो वो अपने पूरे हिप्नोसिस फेस में था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब प्रेजेंट में लौटकर वो उस सलाह को बकवास बताता है और हंस देता है कि एक स्लम में पैदा हुआ अनाथ किसी की मदद करेगा। जैसे ही वो सनसेट की तरफ देखता है उसके एब्स ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे अलग से लाइटनिंग लगाई गई हो। वो एक पल के लिए बदला लेने के बारे में सोचता है लेकिन फिर उसे छोड़ देता है क्योंकि बदला लेने के लिए सामने वाला जिंदा होना चाहिए और अब तो इतने साल हो चुके हैं कि वो गुस्सा भी बस एक हल्की खुजली जैसा लगने लगा है। वैसे भी अभी इंसानों की दुनिया का कोई रास्ता खुला नहीं है, तो वो सोचता है कि जब कभी उनसे मिलेगा तब बात होगी। अभी के लिए वो बदले की बात छोड़ देता है और आगे के रास्ते पर ध्यान देने का फैसला करता है। अपने नए शानदार शरीर को देखते हुए जहां एक डिवाइन लाइट उसके प्राइवेट पार्ट को ढक रही होती है, वो तय करता है कि अब से वो एक सही इंसान की तरह जीने की कोशिश करेगा, उस वक्त की भरपाई के लिए जो उससे छीन लिया गया।
जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे याद आता है कि शायद अब उसे कुछ पहन लेना चाहिए, लेकिन तभी उसे अजीब ख्याल आता है कि उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार उसने कपड़े कब पहने थे। वो अपना दिमाग दौड़ाता है कि कौन सा मटेरियल पहनने लायक होगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर वो वही करता है जो कोई भी जंगल से निकला इंसान करेगा, चारों तरफ नजर घुमाने लगता है और जल्द ही उसे कुछ दिख जाता है। आगे चलते हुए उसे एक बर्ड जैसे मॉन्स्टर की लाश दिखती है और उसे लगता है कि शायद ये किसी टेरिटोरियल वॉर में मरा होगा, लेकिन शरीर पर कोई चोट या घाव नहीं दिखते, जिससे उसे अंदाजा होता है कि शायद ये पॉइजन से मरा है। वैसे ये उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि शरीर एकदम ताजा है और स्किन निकालने लायक बढ़िया हालत में है। वो बड़े आराम से अपने हाथ को एक बड़ी तलवार में बदल लेता है, जैसे बटर नाइफ उठा रहा हो, और उसे लैब में बताई गई बातें याद आती हैं कि स्किन निकालते वक्त पेट से शुरू करना चाहिए और फिर हाथ पैरों पर जाना चाहिए। वो काम शुरू करता है, लेकिन जैसे ही पेट काटता है उसमें से पर्पल गैस निकलती है। उसे झट से समझ आता है कि ये जहर है, मगर वो जरा भी घबराता नहीं और उसे ऐसे सूंघता है जैसे कोई इत्र हो। बस बदबू से चिढ़ होती है, क्योंकि अब उसे स्किन धोनी पड़ेगी। कुछ देर बाद जब वो उस ओवरसाइज्ड मुर्गे की खाल निकाल चुका होता है तो उसे लगता है कि पहली बार के हिसाब से काम ठीक ही किया है। फिर वो लेदर धोने नदी की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही खाल निकालता है वो नोटिस करता है कि अब वो सख्त हो चुकी है, जबकि पहले एकदम नरम लग रही थी। उसे लगता है कि ये शायद उस मॉन्स्टर की स्पेशलिटी हो। तभी उसे अचानक एक आइडिया आता है, जैसे कोई डिवाइन इंस्पिरेशन मिली हो, और वो खाल को जमीन पर फैला के उस पर मुक्के बरसाने लगता है, जैसे उसने उधार न चुकाया हो। मारते मारते वो सोचता है कि क्या लोग ऐसे ही लेदर नरम करते हैं या फिर वो बस मेहनत बर्बाद कर रहा है। लेकिन कुछ देर की मार धाड़ के बाद खाल फिर से नरम हो जाती है और वो बड़े गर्व से उसे उठाकर देखता है। फिर वो उस नंगी लाश के पीछे छुपकर थोड़े एडजस्टमेंट करता है और तभी उस मॉन्स्टर के सिर पर एक छोटी सी आग जलती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो साफ तौर पर इस बात से परेशान लगता है कि कोई उसका चमड़ा ऐसे निकाल रहा है जैसे गिफ्ट रीपिंग हो। चेओन जल्दी से खाल में छेद करके उसे पहन लेता है और लते से उसे बांध लेता है। अब वो नए लुक में तैयार है और उसे खुद पर काफी फख्र भी होता है। उसे खाल के अंदर थोड़ा जहर बचा हुआ दिखता है, लेकिन उसे साफ करना झंझट लग रहा है तो छोड़ देता है। तभी वो पक्षी जैसा मॉन्स्टर एक जोरदार चीख मारता है, जिससे क्याओन चौंक जाता है, क्योंकि उसे सच में लगा था कि ये मर चुका है। वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि वो इंसानों की बातें भी समझ सकता है, जो क्याओन को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि शायद ये भी इमॉर्टल टाइप का मॉन्स्टर है, क्योंकि पहले तो इसकी सांस भी नहीं चल रही थी। पहले होता तो शायद क्याओन इसे भून कर खा गया होता, लेकिन अब जब वो कमजोर और बेबस दिखता है तो उसे लगता है कि इसकी जान बख्श देनी चाहिए। वो मुस्कुराकर कहता है कि आज इसकी किस्मत अच्छी है और इसे दूसरी जिंदगी का मौका मिल गया है। फिर चलता बनता है। जाते जाते कैजुअली बोलता है कि अगर किस्मत ने मजा दिखाया तो फिर मुलाकात होगी। कुछ देर बाद वो एक गुफा में पहुंचता है और ऐसे इधर उधर देखता है जैसे नया घर देख रहा हो। तभी एक बहुत बड़ा सेंटीपीड अचानक उसके सामने कूदता है, लेकिन क्याओन की एक भी भौंह नहीं हिलती। वो कीड़ा हमला करता है, लेकिन चेओन ज्यादा परेशान इस बात को लेकर है कि यहाँ की रोशनी रहने लायक है या नहीं। एक ही वार में वो कीड़े का सिर काट देता है जैसे मच्छर मार दिया हो, और मन ही मन ये गुफा अपनी लिस्ट से हटा देता है। इसके बाद वो एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में पहुंचता है, जहां एक येटी डर के मारे जमे हुए हालत में पड़ा होता है। शायद उसे देखकर ही डर गया हो, जैसे किसी हॉरर फिल्म में भूत दिखा हो। पहले भी क्याओन ने इन येतियों की बुरी हालत कर दी थी, लेकिन यहाँ रहना इसीलिए कैंसिल कर देता है क्योंकि खाने का इंतजाम बहुत मुश्किल होगा। फिर वो एक जंगल में जाता है, लेकिन वहां के मशरूम्स इतनी बदबू मारते हैं जैसे किसी ने ऑफिस में मछली माइक्रोवेव कर दी हो। तो वो जगह भी रिजेक्ट हो जाती है। वो आगे चलता रहता है, किसी डरावनी छिपकली वाली गुफा से लेकर एक ज्यादा ही आरामदायक लग रहे ज्वालामुखी तक, लेकिन कोई भी जगह उसे जमती नहीं। आखिर में वो एक खाई के किनारे पहुंचता है और वहां से दिखने वाला नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि राक्षसों की दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। वो पूरे इलाके को अच्छे से देखना चाहता है और बिना सोचे समझे खाई से कूद जाता है और एक जोरदार स्पीड से जमीन पर गिरता है, जिससे कोई और होता तो रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठता। वहां उसे साफ पानी वाली नदी दिखती है और मछलियां भी अच्छी तादाद में हैं। कुछ बड़ी मछलियां हवा में कूदकर उसे काटने की कोशिश करती हैं और वो सोचता है कि इन्हें कैंपिंग के टाइम भूनकर खाया जा सकता है। थोड़ी गहराई से सोचने पर उसे लगता है कि यह जगह एकदम परफेक्ट है। साफ हवा है, फूल हैं, मछलियों की भरमार है, यानी नेचुरल फिश फार्म। तो अब वो पक्का करता है कि अपना घर यहीं बनाएगा और उसे नाम देता है चाओन डू वून हाउस। वहीं दूसरी ओर राक्षसों की दुनिया के एक दूर दराज हिस्से में हवा में एक चमक उठती है और एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से कुछ निकलकर जमीन पर जोर से गिरता है। धुएं के बीच से एक रोबोट उठता है, चारों तरफ देखता है और खुद से पूछता है कि क्या यह सच में मॉन्स्टर्स की दुनिया है
दूसरी तरफ केयॉन कुछ देर वहां की खूबसूरती को देखता है, साफ हवा और रंग बिरंगे फूलों को महसूस करता है और सोचता है कि हाँ, ये जगह मेरे घर बनाने के लिए एकदम सही है। फिर वो अपने हाथों से थ्रेड जैसी चीजें बाहर निकालता है और एक ही झटके में सारे पेड़ काट देता है। फिर उन्हीं थ्रेड से कटे हुए सारे पेड़ इकट्ठा करता है और घर बनाने के लिए लकड़ियों का ढेर लगाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, तभी उसे जमीन कुछ ज्यादा ही ऊबड़ खाबड़ सी लगती है। तो वो फिर से गोल्डन थ्रेड्स निकालता है और सारी जमीन को अच्छे से समतल करता है। ध्यान से बचे खुचे पेड़ों की जड़ें और ठूंठ तक हटा देता है, जब तक कि वो जगह इतनी साफ सुथरी नहीं हो जाती कि वहां एकदम माइनक्राफ्ट जैसी झोपड़ी बनाई जा सके। फिर जब वो लकड़ियों को जमाकर मेन खंभे लगाता है तो उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अब जैसे खुद ब खुद हर काम कर रहा है, जैसे सब कुछ उसकी आदत में आ गया हो। और तभी उसके मन में सवाल आता है कि शायद लोग इसी को फ्री विल कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब वो कुछ ऐसा बना रहा है जो सच में सिर्फ उसका अपना है। फिर वो फर्श की लकड़ियां बिछाता है और कीलों की जगह एक स्नेल टाइप मॉन्स्टर की लार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो लार सूखते ही पत्थर जैसी मजबूत बन जाती है और साथ ही वाटरप्रूफ भी हो सकती है, जो उसे काफी अच्छा आइडिया लगता है। जब उसका मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो वो उसे थोड़ा फिनिशिंग टचेस देने के लिए छत पर सिल्क वर्म के काकोफिन के रेशे बिछा देता है, जिससे उसे थोड़ा सुकून भी मिलता है कि शायद अब मॉन्स्टर भी उस पर हमला करने नहीं आएंगे। अब झोपड़ी काफी आरामदायक लग रही थी और लगभग पूरी भी, लेकिन वो रुककर सोचने लगता है कि एक सही इंसानी घर में और क्या क्या होना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि लैब में रहते हुए वो लोग पुराने जमाने के इंसानी घरों की वीडियो दिखाया करते थे, जब गेट्स खुले भी नहीं थे। वो सोचता है कि ज्यादातर घरों में या तो कोई पेट होता था या लोग अपने यार्ड में कुछ ना कुछ उगाते थे, और क्योंकि डॉग्स जैसी चीजें डीमन वर्ल्ड में तो है नहीं, तो उसे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है कुछ पौधे उगाना और एक छोटा सा गार्डन बना लेना। थोड़ी देर सोचने के बाद और आसपास के क्लाइमेट को देखने के बाद वो तय करता है कि मांड्रागोरा उगाना सही रहेगा, खासकर जब पास ही बर्फीला पहाड़ है जो उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा है। जब वो बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में चढ़ाई कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि मैंड्रागोरा आमतौर पर मना रिच पीक्स में उगते हैं। चारों तरफ जमी बर्फ देखकर उसे वो दिन याद आता है जब उसे किडनैप्ड करके लैब में ले जाया गया था। अजीब बात है, अब उसे वो पल भी किसी किस्म की ब्लेसिंग जैसा लगने लगा है, क्योंकि चाइमेरा बनने के बाद अब उसे ना तो ठंड में मरने की चिंता है और ना ही भूख से बेहाल होने की। कुछ देर बाद उसे हाय माना का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि अब वो करीब पहुंच गया है, और जैसा कि उसने सोचा था उसे आखिरकार मंड्रागोरा की जड़ें दिख जाती हैं। ये कुछ सनफिश जैसे दिखते हैं जिनके सिर पर पत्ते होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस सेंसिटिव होते हैं। मतलब जरा सा माहौल बदला नहीं कि मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। वो सोचता है कि छोटे और नए पौधे लेना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि शायद वो नई जगह पर खुद को ढाल लें। तो वो बड़े ध्यान से 3 मंड्रागोरा चुनता है, खुद को मानसिक रूप से उस जबरदस्त चीख के लिए तैयार करते हुए जिसके लिए वो बदनाम है। लेकिन उसके हर अंदाजे को झुठलाते हुए पहला छोटा सा मंड्रागोरा आराम से सो रहा होता है, एकदम किसी बच्चे की तरह खर्राटे मारते हुए। बाकी 2 भी बाद में मिलते हैं, वो भी नींद में होते हैं और नींद में बड़बड़ा भी रहे होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि असल में मंड्रागोरा की चीख लैब में बनाई गई डरावनी कहानी थी, जहां उन्हें कम मना वाली टेंशन भरी जगहों में जबरन उखाड़ा जाता था तो वो रोने चिल्लाने लगते थे। तो अब उसे लगने लगता है कि शायद अब वो शांत हैं, क्योंकि डीमन वर्ल्ड का वातावरण उनके लिए अनुकूल है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब है कि वो ना भागने की कोशिश कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। फिर उसे ख्याल आता है कि शायद वो उसे अपना सा मानते हैं, आखिरकार उसके शरीर में भी तो मंड्रागोरा की सेल्स मिली हुई हैं। वो उन्हें बड़े प्यार से अपनी कमर में बांध लेता है, मन ही मन खुश होता है कि वो शांति से हैं और स्ट्रेस में नहीं। फिर सोचता है कि क्या वो बाद में उनसे थोड़ा रूट निकालने को कह सकता है ताकि टी बना सके, या फिर उनके फल को सांचक की तरह खा सके। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनका फल जबरन तोड़ो तो जहर बन जाता है। तो वो मन ही मन तय करता है कि जब सही समय आएगा तब विनम्रता से पूछेगा। तभी उसे आसपास कुछ हंटर्स की मौजूदगी का एहसास होता है और सोचता है कि भला कोई इतनी खतरनाक बर्फीली चढ़ाई क्यों करेगा जब तक बहुत जरूरी ना हो। लेकिन फिर सोचता है कि चलो चेक कर लिया जाए, शायद उनसे कुछ गेट स्टोन्स मिल जाएं। उधर एक हंटर बड़बड़ा रहा होता है कि उसके साथी उसे अकेला छोड़कर भाग गए हैं और अब उसे चारे की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है, जबकि दूसरा चिल्लाता है कि फोकस करो, क्योंकि सामने से मॉन्स्टर खरगोशों का झुंड बहुत तेजी से आ रहा है। ये खरगोश दिखने में भयानक होते हैं, उनके मुंह चौड़े चौड़े खुले हुए होते हैं जिनमें टेंटिकल्स और नुकीले दांत होते हैं। उनमें से एक हंटर जैसे तैसे एक फोर्स फील्ड बना लेता है जिससे वो लोग तुरंत मरे नहीं, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि उसकी शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तभी उसे पछतावा होता है कि उसने ये मिशन क्यों लिया, काश कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली होती। जैसे ही उसकी शील्ड टूटने लगती है तभी हमारा लड़का एक दमदार सुपरमैन जैसी एंट्री करता है और दोनों हंटर्स उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि अचानक एक इंसान बिना किसी डर के यहाँ कैसे आ गया।
उसकी मौजूदगी भर से ही बर्फीले मॉन्स्टर खरगोश डर के मारे भाग जाते हैं, जैसे कोई छोटा चूहा बिल्ली को देख ले। दोनों हंटर उसके पास दौड़कर आते हैं, खुद को सियोंग जू और किम ताएहुन बताते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम बताता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि ऐसा नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। किम ताएहुन सोच में पड़कर बोलता है कि कहीं वो कोई जंगली शिकारी तो नहीं, क्योंकि उसके गुफा वाले लुक को देखकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हमारा बंदा तुरंत पलटकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस मौत के कुएं जैसी जगह में घूमते हुए, वो भी बिना किसी हाई रैंक पहचान के। तो दोनों बताते हैं कि दरअसल वो लोग एक खतरनाक चिमेरा को जिंदा पकड़ने के मिशन पर आए हैं और उसके बदले में उन्हें काफी मोटा इनाम मिलने वाला है। ये सुनते ही हमारे बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक क्लियर करता है कि वो चिमेरा असल में एक लैब से भाग गया था और पीछा करते वक्त सीधे एक गेट में छलांग मार दी। ये सुनकर हमारे लड़के को बहुत राहत मिलती है, क्योंकि इससे साफ हो गया कि ये लोग उसे पकड़ने नहीं आए हैं। वो फिर पूछता है कि इनके पास कोई गियरवीट है या नहीं और क्या कम से कम गेट स्टोन है। तो वो बताता है कि उनके अपने ही टीममेट्स उन्हें धोखा देकर सारा सामान लेकर भाग गए और अब उसे अफसोस हो रहा है कि उसने ये पहले ही क्यों नहीं समझ पाया। तभी हंटर लोग बताने लगते हैं कि उन्हें माना कंटामिनेटेड हो चुका है और अब ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान लोग डीमन वर्ल्ड में ज्यादा देर नहीं रह सकते, वरना अंदर से सड़ने लगते हैं। उनमें से एक तो हाथ जोड़कर गुहार लगाता है कि उसकी प्रेग्नेंट बीवी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले कि बात पूरी हो, हमारा लड़का अचानक जैसे कुछ महसूस करता है और फिर सीधे हवा में छलांग मार देता है, जैसे हल्क उड़ता है, और दोनों हंटर्स वहीं हवा में उड़ती धूल में रह जाते हैं। उधर चिमेरा, जो दिखने में आधा रोबोट जैसा है और वो एक चट्टान के किनारे खड़ा है। तभी वही शिकारी जो पहले धोखा देकर भागे थे उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिमेरा धीरे से मुड़कर उन्हें देखता है और साफ कर देता है कि अब वो सबको मिटा डालेगा। तभी हमारा बंदा वहां पहुंचता है और देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है कि कहीं देर तो नहीं हो गई। सामने जमीन पर खून और टूटे फूटे गियर बिखरे हैं। वहीं एक नीला एनर्जी बॉल भी धीरे धीरे बुझ रहा है। वो सोचता है कि शायद वो हंटर्स फिर से भाग गए होंगे और अपना सारा लूटपाट भी यहीं छोड़ गए। फिर जब वो पैरों के निशान देखता है तो लगता है कि उस टेस्ट सब्जेक्ट ने शायद बीच लड़ाई में ही रूप बदल लिया था। उसे याद आता है कि शिकारी ने बताया था कि वो लैब में बना एक लिक्विड मेटल से तैयार किया गया चिमेरा है, जो किसी भी रूप में बदल सकता है। लेकिन मेटल की कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे छोटा बच्चा जैसा बनाया गया। चियोन नीचे खाई में देखता है और खुद को हंसी रोकने में मुश्किल होती है कि ये छोटा सा मैकेनिकल शैतान कैसे 5 बी रैंक हंटर्स की बैंड बजा गया। उधर 2 घायल हंटर्स बुरी हालत में पड़े हैं। किम अपने दोस्त सियोंजू को झकझोरते हुए कहता है कि हार मत मान, लेकिन सियोंजू खांसते हुए कहता है कि उसका पूरा शरीर अब कंटामिनेट हो चुका है और उसका टाइम आ गया है। लेकिन किम मानता नहीं और कहता है तेरे पास फैमिली है। फिर सियोंजू आखिरी ताकत से कहता है कि मेरी फैमिली से माफी मांग लेना, लेकिन किम चिल्लाता है कि मिरेकल्स होते हैं। तभी कोई सामने आता है जिससे किम एकदम सतर्क हो जाता है, लेकिन देखता है कि चियोन डोवून ही है जो आराम से चलकर वापस आ रहा है और उनका सारा सामान भी साथ में है। शिकारी उसे देखते ही दौड़कर उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है, जैसे भगवान आ गया हो, और हाथ जोड़कर चियोन से जान बचाने की भीख मांगता है। चियोन पहले थोड़ा कंफ्यूज रहता है, फिर उसे याद आता है कि उसने पहले बोला था कि उसके पास कोई गेट स्टोन नहीं है। तभी किम अपनी जेब से 2 चेक निकालता है, 10-10 मिलियन येन के, और गिड़गिड़ाकर कहता है कि बस एक गेट स्टोन दे दो, अगर अभी नहीं निकले तो पक्का मर जाएंगे। चियोन पैसों को घूरता है और दिमाग में उसका टोटल जोड़ने लगता है। उसे पता है कि इस दुनिया में ये पैसे बेकार हैं, लेकिन अगर वो वापस ह्यूमन वर्ल्ड गया तो ये बहुत काम आएंगे। इसके बाद वो गेट स्टोन निकालता है। किम सीधा 90 डिग्री झुक जाता है और बार बार धन्यवाद बोलता है कि ये एहसान वो कभी नहीं भूलेगा। फिर वो भागकर अपने साथी के पास जाता है और चिल्लाता है कि अब वो निकल रहे हैं। चियोन वहीं खड़ा सोच रहा होता है कि इन चेक्स को कहाँ रखे। तभी वो पूछता है कि इन दिनों गेट स्टोन का रेट क्या चल रहा है, तो उसे बताया जाता है कि 1 करोड़ येन तक चला गया है। चियोन सिर खुजाता है और कहता है कि लगता है जरूरत से ज्यादा पैसे ले लिए। फिर वो शियोंजू के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि कुछ चेंज वापस दे देता हूँ। किम पहले समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे दिखता है कि चियोन अपना माना सीधे शियोंजू के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। किम एकदम घबरा जाता है और चिल्लाता है कि रुक जा, ऐसा करना बहुत रिस्की होता है। अगर मना गलत तरीके से रिएक्ट कर गया तो दोनों की मौत हो सकती है। किम तो यही सोचता है कि अब सब खत्म, लेकिन तभी शियोंजू एकदम झटके से उठ बैठता है, जैसे किसी ने रीसेट बटन को दबा दिया हो। उसके अंदर की सारी डिमोनिक एनर्जी साफ हो चुकी होती है। वो किम को गले लगा लेता है और रोने लगता है, और किम वहीं खड़ा रह जाता है शॉक में। समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। चियोन चुपचाप मुड़कर वापस जाने लगता है और पीछे से शियोंजू चिल्लाता है कि वो ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। किम अभी भी खड़ा सोच रहा होता है कि ये बंदा है कौन,
हमारा लड़का वापस अपने घर पहुंचता है, दरवाजे के बाहर एक सेकंड रुकता है, फिर चैन की सांस लेता है क्योंकि कोई घुसपैठियां नहीं है। अंदर मंड्रागरा प्लांट्स नींद से जाग रहे होते हैं, लेकिन उनके पत्ते उदास और सूखे दिखते हैं, जो तुरंत अलार्म बजा देता है, तो वो तुरंत खेती में लग जाता है। जब सारे पौधे मिट्टी में लग गए तो चियोन सोचता है कि क्या अब ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो अभी भी काफी मुरझाए हुए लग रहे हैं। वो उनकी उदास शक्लों को देखता है और सोचता है कि शायद इन्हें अपनी पुरानी जगह से उखाड़े जाने का दुख है, या फिर ये भूखे हैं। दूसरी थ्योरी को चेक करने के लिए वो थोड़ी सी अपनी माना मिट्टी में डाल देता है। बस फिर क्या, वो मॉन्स्टर पौधे एकदम से ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे किसी ने उन्हें एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी पिला दी हो। चियोन को ये देखकर बड़ी खुशी होती है। जब वो अपने नए पत्तेदार रूममेट्स से बातें कर रहा होता है, तभी उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे लगता है कि शायद वही मैकेनिकल क्रीचर है जिसे शिकारी लोग पीछे छोड़ गए थे। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि वो इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, लेकिन वो फिलहाल उसे इग्नोर कर देता है और कैश को छुपाकर लूट के बैग्स चेक करने लगता है। उसने देखा कि उसकी तो लॉटरी लग गई। एक्स्ट्रा कपड़े, स्लीपिंग बैग्स, कुकिंग का सामान, और तभी उसकी नजर पड़ती है रामेन के पैकेट पर। उसे याद आता है कि ये उसने आखिरी बार अनाथाश्रम में खाया था और उसे पुरानी यादें झटका देती हैं। भूख भी लग रही होती है और मूड भी बन गया होता है, तो वो तुरंत पकाने का फैसला करता है। रेसिपी फॉलो करने की कोशिश करता है और झील से पानी लेने चला जाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि सही मात्रा कितनी होनी चाहिए। तभी झील की मछलियां ऐसे कूदती हैं जैसे उसी को खाना हो। उसे याद आता है कि लोग रामेन में कुछ भी डाल देते हैं स्वाद के लिए, तो वो एक मछली की आत्मा को अपनी उंगली से बाहर निकाल देता है। फिर इधर उधर ढूंढता है अंडे। कुछ अजीब से कैप्सूल जैसे अंडे मिलते हैं, वो उठा लेता है, और हरे प्याज न मिलने पर पेड़ के ताजे पत्ते ले लेता है। चलो ये भी ठीक है। सब कुछ एक बर्तन में डालकर सोचता है बस इतना काफी है। तभी छोटा सा रोबोट बाहर आता है और अपने पेट पर हाथ रखकर बर्तन की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे भी बहुत भूख लगी हो। चियोन आग जलाता है और नोटिस करता है कि रेसिपी में ये नहीं लिखा कि मछली कब डालनी है, तो वो सब कुछ एक साथ उबालने लग जाता है। जैसे ही बर्तन से खुशबू उठती है, मॉन्स्टर्स और पौधे तो नाक बंद करने लगते हैं। चियोन सोचता है, क्या रामेन की खुशबू हमेशा से ऐसी ही होती है? रोबोट उस खुशबू से झूमने लगता है और खाने की लालसा में थोड़ा और पास आ जाता है। फिर अचानक वो खुद को एक पपी में बदल लेता है। उसे लैब से याद है कि इंसान कुत्तों से प्यार करते हैं, तो वो इस बात का फायदा उठाने के लिए एक पैर में लंगड़ा कर चियोन की तरफ आता है और नाटक करते हुए कराहने लगता है ताकि कुछ सिंपैथी मिल जाए। लेकिन चियोन एकदम सपाट चेहरा लिए उसे देखता है। उसे जरा भी हैरानी नहीं होती और वो सोचता है कि ये तो बस इसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और चोट भी फेक लग रही है। वो इसके ज्यादा क्यूट एक्ट को देखकर समझ जाता है कि ये बच्चा है और शायद ज्यादा समझदार नहीं है। उसे ताज्जुब होता है कि ऐसा नासमझ बच्चा लैब से भागकर डीमन रेल्म तक कैसे पहुंचा। फिर भी वो उससे पूछता है कि क्या उसे रामेन खाना है, और वो रोबोट तुरंत लार टपकाने लगता है। उनके सामने जो है वो असल में एक जहरीला मिक्सचर है जो किसी बड़े आदमी को भी गिरा दे, लेकिन दोनों रिस्क लेने को तैयार होते हैं। जैसे ही दोनों एक बाइट लेते हैं, पपी कुछ सेकंड के लिए रुककर स्वाद को समझने की कोशिश करता है। वहीं चियोन सीधे एक याद में पहुंच जाता है, जब वो अनाथाश्रम में हॉट रामेन खाता था, और मुस्कुराकर कहता है कि ये उसी जैसा स्वाद है। उसकी यादें इतनी तेज होती हैं कि असली स्वाद की बर्बादी को भी ढक देती हैं। वहीं मॉन्स्टर पौधे तो महक से ही मरने की कगार पर आ जाते हैं। खाना खत्म करने के बाद चियोन उस पपी से कहता है कि अब सफाई का टाइम है और अब तू जा सकता है। पपी जैसे ही लंगड़ाते हुए जाता है, चियोन हंसते हुए कहता है कि पहले तो तू दूसरे पैर पे लंगड़ा रहा था। रोबोट तुरंत अपना पैर बदलकर वापस सही वाले पे लंगड़ाने लगता है, और चियोन अपनी हंसी रोक नहीं पाता। फिर वो बर्तन धोता है और कपड़े धोने लगता है, पुराने जमाने की तरह डंडे से मारकर। उसे पॉलन से खास लगाव नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि अब हमेशा लेदर वाली आउटफिट में नहीं घूम सकता। वो कपड़ों पर धीरे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके में पत्थर ही टूट जाता है और कपड़ा भी फट जाता है। थोड़ी देर वो चुप खड़ा रहता है और फिर आखिरी कपड़े को उठाता है। तभी उसे दिखता है कि रोबोट अब भी पास ही कहीं छुपा हुआ उसे देख रहा है। पहले वो पत्थर बनकर छिपा था, फिर बर्तन धोते वक्त मछली बन गया था, और फूलों के टाइम पे पेड़। उसे एहसास होता है कि ये बच्चा चुपचाप उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कभी सीधे पास नहीं आता। फिर एक मधुमक्खी उसकी नाक पर बैठ जाती है, और वो चिल्ला पड़ता है कि उसे मधुमक्खियां बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी हरकतें देखकर चियोन समझ जाता है कि ये बच्चा शायद 5 साल से छोटा है। उसकी आवाज भी रोबोट जैसी है, जैसे उसमें नकली यादें डाली गई हों। वो उसे नजरअंदाज करता है और गला साफ करके कहता है, फोर्साइथिया के फूल प्यारे हैं ना। फिर वो कपड़े सुखाता है और बड़बड़ाता है कि ये काम जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कपड़े उसके साइज के नहीं निकले और उसे थोड़ी निराशा होती है। फिर वो धागे पर कपड़े सुखाने लग जाता है। तभी वो रोबोट बच्चा मौका देखकर उसकी धुली हुई शर्ट उठा लेता है और पहन लेता है, बस ये सोचकर कि वो भी उसके जैसा दिखे।
फिर खुशी में खुद को एक छोटी सी इंसानी बच्ची में बदल लेता है। वहीं दूसरी तरफ चियोन देखता है कि मैंड्रागोरा बच्चे अब भी मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पत्ते मुरझा रहे हैं और जड़ें सूखी लग रही हैं, जो कि अजीब है क्योंकि उसने पहले ही सारे वीड्स साफ कर दिए थे। जिज्ञासावश वो थोड़ा और खुदाई करता है और देखता है कि मिट्टी में अब भी कीड़े और गंदगी भरी पड़ी है, जिससे पौधों को ठीक से बढ़ने में दिक्कत हो रही है। तभी उसे एहसास होता है कि शुरुआत में ही उसे मिट्टी की जुताई कर लेनी चाहिए थी और इस गलती से शायद उसने मैंड्रागोरा बच्चों को खतरे में डाल दिया। अब चीजों को सुधारने की मंशा से वो अपने घर के बराबर साइज की एक बगिया तैयार करने लगता है। उसी वक्त वही मैकेनिकल लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे हाई करती है। उसे हैरानी होती है कि लड़की आखिरकार बोलने लगी है। वो पूछती है कि क्या ये घर उसका है और वो प्राउड में हाँ में जवाब देता है। तुरंत ही लड़की नतीजा निकाल लेती है कि वो जरूर डीमन रेल्म का निवासी होगा। उसे थोड़ा छेड़ने के इरादे से वो पूछता है कि वो किस ट्राइब से है। लड़की थोड़ा उलझ जाती है लेकिन ब्लफ करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बहुत दूर 1000 किलोमीटर दूर झरने के पार के एक इलाके से है जहां वो कभी पहुंच भी नहीं सकता। वो मजाक में पूछता है कि क्या वो कोकोनट ट्राइब से है और बिना एक पल घुमाए वो गर्व से सिर हिलाती है, जैसे ये तो सबसे ऑब्वियस बात हो। जब वो उसके शर्ट के बारे में सवाल करता है तो लड़की बड़े कैजुअली बताती है कि उनके ट्राइब में जो चीज तो जिसे मिलती है वही उसकी हो जाती है। बस उनका तरीका ही ऐसा है। उसकी इस लॉजिक पर वो हंस पड़ता है और शर्ट को उसको पास ही रहने देता है और पूछता है कि वो यहाँ तक आई ही क्यों। लड़की बताती है कि उसे उसके ट्राइब से निकाल दिया गया और फिर शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो यहाँ रह सकती है, क्योंकि यहाँ ना तो कीड़े हैं और एक पक्का घर भी है, तो उसे ये जगह काफी सुरक्षित लगती है। वो अंगुलियां मरोड़ती हुई ऐसे बोलती है जैसे कोई पपी आइज वाली ऑडिशन दे रही हो। उसे समझ आता है कि वो बस एक शांत जगह ढूंढ रही है जहां चैन से रह सके। वो मान जाता है लेकिन शर्त रखता है कि उसे घर के कामों में मदद करनी होगी। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत पूछती है कि उसे क्या करना है। वो बताता है कि उन्हें एक वेजिटेबल पैच तैयार करना है ताकि मैंड्रागोरा को एक ठीक ठाक घर मिल सके। बिना सोचे वो लकड़ी का डंडा उठाती है, एक कॉन्फिडेंट पोज में खड़ी होती है और कहती है कि वो ये काम करने के लिए काफी मजबूत है। फिर वो मिट्टी पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे वो स्पंज केक हो। उसे देखकर लगता है कि या तो वो बहुत खराब एक्टिंग करती है या उसे वाकई नहीं पता कि नॉर्मल बच्चे कैसे होते हैं। वो आखिरकार अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। लड़की थोड़ा रुकती है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। फिर आसपास देखे फूलों से इंस्पिरेशन लेकर वो खुद को किम नारी कहती है। उसे साफ दिख रहा है कि उसने फोर्साइथिया से नाम चुराया है, लेकिन अब तो वो पूरा फॉर्म में है और बिना हिचक बार बार दोहरा रही है। थोड़ी देर में पैच तैयार हो जाता है और चियोन एक छोटा सा पत्थरों का बॉर्डर भी बना देता है। मैंड्रागोरा की जड़ें इतनी खुश लगती हैं कि उसे अफसोस होता है कि ये सब उसने पहले क्यों नहीं किया। लेकिन तभी किम नारी अचानक चुप हो जाती है। वो ये देखकर पूछता है कि वो रो क्यों रही है। वो आंसू पोंछते हुए कहती है कि ये मैंड्रागोरा उसे उसके दोस्तों की याद दिला रहे हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या लैब में भी दोस्ती जैसी कोई चीज मुमकिन है। इससे पहले कि वो कुछ और पूछे, जंगल में एक तेज तीखी चीख सुनाई देती है। वो उसे समझाता है कि ये बस मॉन्स्टर्स हैं जो एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। इस जगह के लिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा है, लेकिन किम नारी डर के मारे सिमट जाती है और बताती है कि उसने एक छोटा सा चूजा देखा था इससे पहले कि वो यहाँ पहुंची और अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वो मुसीबत में ना हो। चियोन सिर हिलाता है और वो जोड़ती है कि चूजा पहले से ही थोड़ा कटा-फटा लग रहा था। वो उसे सीधा कह देता है कि शायद अब तक उसे खा लिया गया होगा, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो उसे बचाना चाहती है पर खुद से उस कदम को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वो बुदबुदाती है कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं बचा सकती और तभी चियोन को समझ आता है कि शायद ब्रेन वॉशिंग अब भी उसे अंदर से जकड़े हुए है, जिससे वो खुद के फैसले नहीं ले पा रही। इसलिए वो कोई ऑर्डर नहीं देता, बस एक सुझाव देता है बड़ी सावधानी से कि शायद अगर वो वापस जाए तो वो चूजा बच भी सकता है। बस यही सुनकर वो बिजली की तरह दौड़ पड़ती है। जंगल में उस घायल चूजे पर पहले से ही 2 मुंह वाली खतरनाक वॉस्प जैसे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक उसको काटने के लिए आगे बढ़ता है, किम नारी एक तूफान की तरह वहां पहुंचती है, एक के सिर को सीधा उड़ा देती है और चिल्लाती है कि वो किसी भी हालत में उस चूजे को बचाएगी। लड़ाई के दौरान उसे अपनी लैब की यादें फ्लैशबैक में आती हैं। बाकी चाइमेरा बच्चे उससे नफरत करते थे क्योंकि वो हर बार कॉम्बैट ट्रायल्स में पहला नंबर लाती थी। इससे बाकी बच्चों को सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजा जाता था, जिनमें मरने की संभावना सबसे ज्यादा थी। उन्होंने उसका खिलौना छीन लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और बोले कि वो कभी कभी हार भी जाया करे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं होती तो अच्छा होता और उसे लात घूंसे मारते रहे। वो समझ नहीं पाई थी कि उसने क्या गलत किया। वो तो बस वही कर रही थी जो उसे सिखाया गया था। अब वो इन मॉन्स्टर्स की तरफ देखकर चिल्लाती है कि किसी कमजोर पर मिलकर हमला करना गलत है, फिर अपना घूंसा घुमाकर आखिरी वॉस्प को दूसरी दुनिया में भेज देती है।
इधर चियोन आराम से बैठा मंड्रागोरा की जड़ों को माना खिला रहा है जैसे कोई शांत सा प्लांट डैड हो। तभी किम नारी वापस आती है भागती हुई, चूजे को अपने हाथों में लिए हुए और मदद के लिए चिल्ला रही होती है। घबराई हुई कहती है कि वो उठ नहीं रहा है। चियोन उसे शांत रहने और आराम से सांस लेने को कहता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है उस छोटे फ्लफ बॉल जैसे बर्ड में। किम अभी भी घबराई हुई है, रो रही है। उसे डर है कि कहीं चूजा मर न जाए। चियोन शांत रहता है और करीब आकर थोड़ा माना उस छोटे चूजे में डालता है। फिर आराम से कहता है कि घाव इतना गंभीर नहीं है। हर मॉन्स्टर मैजिक में उसका इतिहास होता है और चाहे ये अब छोटा हो गया हो और इसका रंग बदल गया हो, लेकिन चियोन तुरंत पहचान जाता है ये वही क्रीचर है जिसे उसने पहले कभी स्किन्ड किया था। वो शर्लॉक जैसी पोज मारता है, ये सोचते हुए कि ये बर्ड इतनी सिकुड़ क्यों गई है, जबकि किम बार बार पूछ रही होती है कि क्या ये मरने वाली है। लेकिन चियोन उसे समझाता है कि वो बस कुपोषित है और भूख से सूख गया है। वो बताता है कि उसने उसे थोड़ी माना दे दी है, तो अगर उसे आराम से रहने दिया जाए तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी किम को अचानक एक ट्रॉमा फ्लैशबैक मारता है और उसकी यादें उसे उस लैब में वापस खींच ले जाती हैं जहां उसकी फटी हुई डॉल थी। कांपती हुई आवाज में वो कहती है कि वो इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बार बार ऐसे गिर रहा है जैसे कोई दुखी पैनकेक। वो उसे कस के पकड़ लेती है और पपी आइज निकालकर पूछती है कि क्या वो इसे रख सकती है, ये वादा करते हुए कि वो इसका अच्छे से ख्याल रखेगी। चियोन मुस्कुरा देता है और उसे चेतावनी देता है कि हो सकता है ये बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन किम कहती है कि वो इसे बस थोड़ा थोड़ा खाना देगी। उसकी क्यूटनेस के आगे चियोन हार मान जाता है और किम की आंखें दिवाली की लाइट्स की तरह चमकने लगती हैं। वो मजाक करता है कि इसे गार्ड डॉग बना सकते हैं या फिर गार्ड बर्ड। तभी वो चूजा अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर कंफ्यूज होकर देखता है। फिर चियोन को देखकर पहचान लेता है कि कैसे उसने पिछली बार उसकी खाल जिंदा ही नोच ली थी और डरते हुए पिजन की तरह आवाज छोड़ता है। किम उसकी आवाज सुनकर खुशी से उछल जाती है और खुशी से उसे उठाते हुए चिल्लाती है कि ये तो अब बात कर रहा है, जबकि वो पक्षी बस इधर उधर देख रहा है जैसे सोच रहा हो कि ये किस नरक में आ गया है। वो उसे फिर से कस के पकड़ लेती है और वो पक्षी बेबस होकर फड़फड़ाने लगता है, जबकि चियोन वहां अजीब सी हालत में खड़ा है, समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या चल रहा है। चूजा फिर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, और चियोन को यह सुनकर झटका लगता है कि वो असल में उसकी बात समझ पा रहा है। कुछ ही देर में किम उसे एक मम्मी की तरह लपेट देती है और खुशी से ऐलान करती है कि ट्रीटमेंट पूरा हो गया, और कहती है कि उसने इसका नाम भी सोच लिया है। वो बताती है कि क्योंकि ये कबूतर जैसा बिहेव कर रहा है तो इसका नाम गू रखेगी, जिसे सुनकर चियोन को ये नाम काफी मजेदार लगता है। लेकिन वो गुस्सैल बर्ड तुरंत उस पर चिल्लाने लगता है कि ऐसा बकवास नाम क्यों रखा, मगर केम तो उसकी बात समझ ही नहीं पाती, तो वो सीधा उसके सिर पर पानी की पूरी बाल्टी डाल देती है, बोलते हुए कि शायद इसे प्यास लगी हो। फिर वो अचानक ठिठक जाती है और चियोन से पूछती है कि अब ये पक्षी पानी के गुब्बारे जैसा क्यों फूल गया है। चियोन कहता है कि शायद अब इसकी हाइड्रेशन काफी हो गई है, तो केम दौड़ती हुई खाना लाने चली जाती है। उधर चियोन सोचता है कि अब उसे एक ढंग की स्टोरेज कैबिनेट बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि सामान बहुत जमा हो गया है। लेकिन जैसे ही वो लकड़ी काटने की कोशिश करता है, वो बस कार्डबोर्ड की तरह फट जाती है। उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसने टेबल और चेयर तो उसी तरीके से बना ली थी। चूजा उसकी बेवकूफी से तंग आ चुका होता है और बोल देता है कि ये सॉफ्टवुड है, इसलिए नहीं चल रही। चियोन को समझ आता है कि लकड़ी की किस्म भी मायने रखती है, और वो पूछता है कि सबसे मजबूत लकड़ी कौन सी होती है। बर्ड झट से कहता है रेडवुड, लेकिन फिर बीच में ही रुक जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी बात उसने समझ ली है। वो चियोन को घूरने लगता है और सोचता है कि कहीं ये इंसान शुरू से ही मेरी बात तो नहीं सुन पा रहा था। फिर वो डगमगाते हुए खड़ा होता है और माइंड स्किल ऑन करके चियोन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि टेलीपैथी फेल हो जाती है। चियोन इधर उधर देखते हुए मासूमियत से कहता है कि उसे कहीं रेड ट्री दिखाई नहीं दे रहे, शायद किसी और रीजन में होते होंगे। बर्ड अब पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसकी मेंटल पावर ब्लॉक हो गई थी। आखिरकार वो एक्टिंग छोड़कर सीधा पूछता है कि क्या चियोन उसे सुन सकता है। चियोन बताता है कि ये सुनने जैसा नहीं है, बस शब्द अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। फिर वो सवाल घुमा देता है और पूछता है कि एक मॉन्स्टर इंसानी भाषा कैसे समझ सकता है। उसे लगता है कि ये शायद उन रेयर इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स में से एक है जो बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, और ये पहली बार है जब वो ऐसा कोई देख रहा है। फिर वो सीधा पूछता है कि क्या ये वही पुराना पक्षी है जो पहले मिला था। तो चूजा कंफर्म करता है कि हाँ, वो फिर से आया है, क्योंकि वो चियोन से दोबारा मिलना चाहता था, क्योंकि चियोन ने उसकी जान बचाई थी और वो उसका एहसान चुकाना चाहता था। चियोन कहता है कि तो फिर मेरी अभी मदद कर दे। ये सुनकर बर्ड थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर लंबी सांस लेकर कहता है कि ठीक है, वो उसे रेड ट्री तक ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किम जान बचाकर दौड़ रही होती है, उसके पीछे आग के गोले बरस रहे होते हैं। वो चिल्ला रही होती है कि कोई उसे छोड़ दे, और रोते हुए कह रही होती है कि बहुत गर्मी हो रही है।
तभी एक विस्फोट उसे जमीन पर गिरा देता है और वो डर के मारे पूरी तरह टूट जाती है। सोचती है कि शायद लैब के लोग आ गए और अब उसका अंत हो गया। तभी आग से कोई बाहर निकलता है जिसके लंबे बाल ऐसे उड़ रहे होते हैं जैसे कोई थर्ड क्लास एनिमी का एंट्री हो। वो अपना ट्रैकर देखता है और कंफर्म करता है कि यही वो मैकेनिकल क्रीचर है जिसकी उन्हें तलाश थी। अगला अटैक चार्ज करते हुए वो बड़बड़ाता है कि उसकी जान भी यहाँ पर खतरे में है और किम की ओर एक और फायरबॉल फेंकता है। किम बस उसे देखते हुए हार मान लेती है, लेकिन तभी हमारा हीरो एकदम स्टाइल में बीच में कूदता है और उस फायरबॉल को ऐसे रोक देता है जैसे कोई मच्छर उड़ाया हो। गू तुरंत कहता है कि पेड़ की दिशा बाद में देखेंगे, अभी लड़की को बचाना ज्यादा जरूरी है। चियोन नोटिस करता है कि किम आग से बहुत डर रही है और उसकी हालत मेंटली ठीक नहीं लग रही। वो तय करता है कि पहले आग बुझाई जाए और बर्ड भी सहमत होता है, कहते हुए कि जो इंसान एक बच्चे को निशाना बनाता है वो तो पूरा कचरा है। वहीं वो लहराते बालों वाला लड़का चियोन को घूरता है और उसे गुफाओं में रहने वाला कहते हुए धमकी देता है कि अगर पीछे नहीं हटा तो उसे मिटा देगा। चियोन पलटकर जवाब देता है कि ये रुपंजल वाला बंदा कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है और ये बात सुनते ही सामने वाला तमतमा उठता है। वो चिल्लाता है कि चियोन उसका ड्रामेटिक मोमेंट बर्बाद कर रहा है और गुस्से में एक बड़ा सा आग का गोला उसकी तरफ फेंक देता है। चियोन बस एक उंगली उठाता है और फ्रीजा वाला स्टाइल अपनाते हुए उस अटैक को ऐसे उड़ा देता है जैसे कोई केक की मोमबत्ती बुझा दी हो। पीछे जबरदस्त धमाका होता है और रूपंजल वहीं खड़ा रह जाता है और पूरा सन्न रह गया है, समझ ही नहीं पा रहा कि हुआ क्या। तभी मलबा गिरने लगता है और देखते ही देखते वो उसके नीचे दब जाता है। कुछ सेकंड बाद चियोन किम के पास आता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। किम अपनी आंखें पोंछती है और उसे शुक्रिया कहती है कि उसने सारी आग बुझा दी। फिर चियोन उसे एक जबरदस्त सलाह देता है, अगली बार जब डर लगे तो डर को ही एक घूंसा दे देना। इसके बाद वो रूपंजल की तरफ बढ़ता है, उसके बाल पकड़कर अपनी बात जारी रखता है, लेकिन अचानक बीच में रुक जाता है। वो हाथ में पकड़ा विग घूरता है और चुप हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि इस बंदे के सर पे तो पूरी तरह से बाल गायब है। चियोन उस टकले की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये बंदा पहले से ही टकला था? तभी चूजा उसे लिटिल ब्रैट कहता है और वहीं पर किम नारी पूरी तरह से शांत रहती है। उसकी नजर उस आदमी के बिल्कुल चिकने और चमकदार टकले पड़ती है और वो अचानक जोर से हंसने लगती है। उसे ये पूरा सीन बेहद मजेदार लगता है। उसके दिमाग में वही मोमेंट फिर से आता है जब चियोन ने विग पकड़ी थी और ये सोचकर उसकी हंसी और बढ़ जाती है। वो बोलती है कि अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा और गंजे आदमी पर हंसने लगती है। चियोन चुपचाप मन में उसका नाम लेता है और फिर हमें पिछले फाइट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असली दुश्मन शायद उसके सामने टिक नहीं पाएगा और वो अपना हाथ बढ़ाकर एक स्किल इस्तेमाल करने लगता है। उसके कंधे पर चूजा बताता है कि मेंटल रेजोनेंस से किसी के भी यादों में झांका जा सकता है। जैसे ही ये पावर एक्टिवेट होती है, चियोन की आंख सुनहरी रोशनी में चमक उठती है। चूजा ये भी बताता है कि यादें आगे पास भी की जा सकती हैं। सीन बदलता है और एक साइंटिस्ट अपनी लैब में दिखता है। सफेद कोट पहना वो आदमी मुड़कर देखता है, चेहरे पर डरावनी और खतरनाक स्माइल के साथ। वो साइंटिस्ट एक स्लाइम से कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? ऐसा लगता है कि तुमने फाइनली अपने सेंस को डेवलप कर लिया है। इसके बाद वो साइंटिस्ट नीली एनर्जी वाले हाथ के साथ उस स्लाइम को पास बुलाता है और कहता है, चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो बस तुम्हारे ड्यूरेबिलिटी का एक और टेस्ट है। सीन फिर बदलता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चियोन हल्के से किम नारी के सिर पर हाथ फेरता है। वो कहता है कि उसने अच्छा काम किया और सोचता है कि भले ही ट्रॉमा से उभरना मुश्किल है, लेकिन ये एक अच्छा पहला कदम था। फिर वो पूछता है कि आखिर इस टकले का क्या किया जाए और वहीं पर चूजा गंजे आदमी के चमकदार टकले पर चोंच मार रहा होता है। तभी अचानक किम नारी खुशी से कहती है कि उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जहां पर गंजा आदमी अब एक तेज बहते झरने के नीचे बंधा हुआ लटक रहा है। लड़की समझाती है कि अगर वो भीग जाएगा तो उसकी आग बुझ जाएगी और फिर वो डरावना नहीं लगेगा। और वहीं पर टकला बंदा मन में ही कह रहा होता है, ये तो वो काम नहीं है जिसके लिए मैं डीमन वर्ल्ड में आया था। डैम इट! किम नारी उसकी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाती है, टकले अंकल। लेकिन तभी चियोन याद दिलाता है कि लोगों को उनकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। चियोन उसे देखता है और सोचता है कि शायद वो अपने डर से उम्मीद से जल्दी उबर रही है। कुछ देर बाद वो खुद नदी में उतरकर एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरने लगता है। चूजा उड़ते हुए पूछता है कि वो क्या कर रहा है और वो जवाब देता है कि वो रामेन बनाने के लिए पानी भर रहा है। ये सुनकर किम नारी बेहद एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसका मछली वाला रामेन अब तक का सबसे अच्छा रामेन है जो उसने खाया है। चियोन पूछता है कि क्या उसके कबीले में भी रामेन खाया जाता है और वो घबराकर हाँ में सिर हिलाती है। उधर झरने के नीचे लटका टकला सोचता है कि उसका दुश्मन कम से कम एक क्लास का हंटर तो जरूर होगा। उसे शक है कि चियोन उससे भी ज्यादा ताकतवर है, बस अपनी पावर छुपा रहा है। इधर किम नारी पानी में कूदकर चिल्लाती है कि वो मछली पकड़ेगी।
टकला आदमी अंदाजा लगाता है कि शायद चियोन कोई रिक्लूसिव हंटर है। चियोन सोचता है कि 3 लोगों के लिए उसे और पानी चाहिए और टकला कह रहा होता है, क्या ये लोग मुझे यहाँ लटकाकर रामेन खाने वाले हैं? भले ही ये डीमन रेल्म है, पर ये गलत बात है। तभी किम नारी अचानक पानी से बाहर आती है, हाथ में 2 बड़ी और डरावनी मछलियां पकड़े और गर्व से चिल्लाती है कि उसने उन्हें पकड़ लिया। चियोन उसे शांति से कहता है कि एक उसे दे और बाकी छोड़ दे, लेकिन वो जिद करती है कि इसे भी बर्तन में डाल दो। झरने के नीचे लटका टकला बंदा घबराते हुए सोचता है कि ये डरावनी मछलियां तो सूप का स्वाद बिगाड़ देंगी, और ये भी सोचता है कि चियोन इतना ज्यादा पानी क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तीनों जैसे ही नदी से आगे बढ़ते हैं, लड़की खुशी से आगे दौड़ते हुए चिल्लाती है कि अब रामेन टाइम है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है, हाथ आगे करके अपने साथियों को रुकने का इशारा करती है। झरने के नीचे लटका कैदी मजबूरी में चिल्लाता है कि अगर उसे नीचे उतार दें तो वो खुद रामेन बनाएगा। अब आजाद होकर वो एक लकड़ी की मेज के सामने खड़ा है, ऊपर से स्पॉटलाइट उस पर पड़ रही है और वो खाना बनाने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए ये बस रामेन है, लेकिन उसके लिए ये बहुत गंभीर काम है। वो रामेन का पैकेट खोलता है और गोल सूखे नूडल्स का ब्लॉक हाथ में लेता है। सोचता है कि उसके लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टास्क है। सामने अंधेरे में बैठे चियोन और किम नारी की लाल चमकती आंखें उसे देख रही हैं, जिससे वो पसीना पसीना हो जाता है। गंजा सोचता है कि रामेन सच्चाई और ईमानदारी से बनाया जाना चाहिए और वो बेसिक तरीके पर ही टिकेगा। पानी के अमाउंट का अंदाजा वो अपने अनुभव से लगाता है, क्योंकि 3 सर्विंग्स बनानी है। पानी उबलने पर वो नूडल्स और सूप बेस डालता है, ये प्लान करते हुए कि उन्हें ठीक 4 मिनट 30 सेकंड तक पकाना है। वो अपनी हार्ट रेट चेक करता है, 60 BPM। इसका मतलब है कि 270 धड़कनों के बाद रामेन बिल्कुल परफेक्ट होगा। जैसे जैसे वो इंतजार करता है, एक हार्ट बीट मॉनिटर की स्क्रीन पर काउंट बढ़ता जाता है, जिससे माहौल में एकदम टेंशन और फोकस आ जाता है। सही वक्त आते ही वो फनी स्टाइल में चॉपस्टिक्स से नूडल्स को हवा में उठाता है और चिल्लाता है। ये एक अहम स्टेप है जिसे वो एयर शावर कहता है, जिससे नूडल्स हवा में आकर चबाने में और मजेदार हो जाते हैं। वो सोचता है कि अगर किमची होती तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता, लेकिन मान लेता है कि वो तो डीमन रेल्म में है। वो मुस्कुराते हुए संतुष्टि महसूस करता है, सोचता है कि उसने पूरी मेहनत से खाना बनाया है और अब उसे कोई पछतावा नहीं है। तैयार रामेन का बर्तन भाप छोड़ रहा है और वो उस पर नजर डालते हुए गर्व से खड़ा है। तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है, जिसमें उसके सिंसेरिटी रामेन के शानदार स्टैट्स दिखते हैं, जिसमें फ्लेवर स्कोर बहुत ऊंचा है। वो खाना चियोन और किम नारी के सामने रखकर उन्हें चखने के लिए कहता है। लड़की नोटिस करती है कि ये दिखने में अलग लग रहा है। चियोन खुद चखकर देखने का फैसला करता है और पहली बार नूडल्स का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालता है। तीनों लकड़ी की मेज पर बैठकर ताजा बने रामेन को चूस चूस कर खाने लगते हैं। अचानक चियोन, किम नारी और चूजा तीनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। उन्हें नूडल्स और सूप का ऐसा स्वाद मिलता है मानो वो किसी स्वर्ग में हों। लड़की खुशी से बोल उठती है कि ये कितना स्वादिष्ट है। चूजा कहता है, क्या ह्यूमंस इस तरह का खाना खाते हैं? और चियोन भी तारीफ करता है, कहता है पहले खाना खत्म करो। खाने के बाद कटोरियां खाली हैं और चूजा मेज पर लेटा हुआ पूरा संतुष्ट दिख रहा है। गंजा घबराते हुए पूछता है कि खाना पसंद आया या नहीं। तभी वो देखता है कि सबने पहले ही खत्म कर दिया है। तभी अचानक चियोन कहता है, अपनी कीमत बताओ। गजनी हैरान रह जाता है। चियोन कहता है कि इतना अच्छा खाना फ्री नहीं हो सकता, इसलिए वो जो चाहे मांग सकता है। गजनी थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर झुककर गहरी सलामी देता है और कहता है कि वो उससे सीखना चाहता है। वो कहता है कि मेरा नाम गिस्योक है और मैं भी आपके जैसा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। चियोन उलझन में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो और आखिर टीच से तुम्हारा मतलब क्या है? जी-सुक समझाता है कि वो सबसे ताकतवर हंटर है जिसे उसने देखा है और आप जरूर किसी लंबी मिशन पर होंगे। वो कहता है कि उसे और भी डिशेस बनाने आते हैं और उसे सर्टिफिकेट भी मिला है और उसका बाप चिकन की दुकान चलाता है और वो बढ़िया चिकन बना सकता है। वैसे आपके लिए सप्लाई लाना मुश्किल होगा तो वो सप्लाई रनर भी बन जाएगा और ट्रेनिंग के पैसे भी देगा। उसका सपना है कि वो A क्लास हंटर बने। तभी चियोन पूछता है कि उसने किम नारी पर हमला क्यों किया। गिस्योक पूछता है कि ये किम नारी कौन है, लेकिन चियोन चुपचाप कहता है कि कोकोनट ट्राइब की कहानी बताता है और एसियोक भी समझ जाता है। गिस्योक भावुक होकर कहता है कि वजह पर्सनल है और बताना मुश्किल है। वो जोर से बोलता है कि उसे इनाम या किम नारी की परवाह नहीं, बस हंटर रैंक टेस्ट पास करना है। चियोन बस कहता है उठो। गिस्योक आंसुओं के साथ पूछता है क्यों, तो चियोन कहता है कि अच्छे खाने के बाद एक अच्छा स्पार होना चाहिए। सेओक भावुक होकर कहता है कि पिछली लड़ाई बहुत छोटी थी, लेकिन लड़की बर्तन पटकते हुए कहती है कि वो स्पार करेगी। चियोन हैरान होता है और कहता है क्या तुम श्योर हो? लड़की उसे उसकी अपनी सलाह याद दिलाती है, डर को खत्म करना है। वो खुद एसईओकी का जोश ठंडा करना चाहती है।
जी सेओक हंसते हुए कहता है कि चियोन ताकतवर है लेकिन वो भी कमजोर नहीं। तभी चियोन पास रखे एक बड़े काले पत्थर की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या वो इसे तोड़ सकता है। जी सेओक चौंक कर कहता है कि ये ऑब्सिडिनाइट है और इसे तोड़ना पागलपन है, कम से कम एक क्लास चाहिए। वो बोल ही रहा होता है कि चियोन हल्के से उंगली मारकर पत्थर तोड़ देता है। जी सेओक पसीने में तरबतर रह जाता है, समझते हुए कि उनकी ताकत में कितना फर्क है। किम नारी खड़ी होती है, उसके हाथ लिक्विड की तरह हो जाता है और वो सेओक को स्पार के लिए बुलाती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। गजनी का नाम है नामगी सेओक, जो कभी एक बेहद होनहार नेचुरली अवेकन हंटर था। उसने सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी पावर जगाई थी, जो बहुत ही यूनिक था क्योंकि ज्यादातर लोग टीन एज में अवेकन होते हैं। सालों बाद वो बी रैंक हंटर की टेस्टिंग ग्राउंड में अपनी स्किल साबित करने तैयार खड़ा था। अंदर लंबे बालों वाला ये यंग बॉय पूरे फोकस से लड़ रहा था, एक जबरदस्त फायरबॉल फेंकते हुए। टैलेंट और मेहनत से वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और 20 साल से पहले ही B+ रैंक पर पहुंच गया। उसका सपना था सबसे महान हंटर बनना। उसके दिन अच्छे चल रहे थे जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन एक दिन शावर में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके हाथ में उसके अपने काले बालों के गुच्छे थे। सिर्फ 20 की उम्र में जब बाकी लोग की पावर अवेकन होना शुरू होता है, उसका सिर गंजा होने लगा था। पहले उसका क्राउन पतला हुआ, फिर हेयरलाइन M शेप में पीछे चली गई। उसने हर क्लिनिक के चक्कर लगाया लेकिन डॉक्टर ने हार मानने को कहा। ट्रांसप्लांट बाल भी दोबारा झड़ जाएंगे। आंख से एक आंसू गिरा जब उसने समझा कि सारी मेहनत बेकार है। कभी वो शानदार लुक्स और टैलेंट वाला आदमी था, लेकिन अब क्लिनिक से बिना किसी उम्मीद के लौट रहा था। उसने जवानी में सबको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस हालत ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। उसकी हंटर के तौर पर ग्रोथ रुक गई और वो A रैंक एग्जाम से भी बाहर हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया, गंदे अपार्टमेंट में बोतलों के बीच पड़े दिन गुजारने लगा। तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट आई, एक डॉक्टर का इंटरव्यू, जिसमें वो लिक्विड मेटल नाम की डीमन वर्ल्ड से आई रेयर चीज के बारे में बता रहा था। उस आदमी के सिर पर घने बाल थे, जबकि वो लगभग 90 साल का लग रहा था। गी सेओक ये देखकर दंग रह गया। न्यूज एंकर ने मजाक में कहा कि शायद गंजेपन की दवा मिल गई है, लेकिन उसके दिमाग में एक नई हताश उम्मीद जग गई। टीवी पर साइंटिस्ट इंसानियत की सेवा की बातें कर रहा था, लेकिन हंटर को गुस्सा आ गया और उसने इंस्टीट्यूट की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया। उसने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाया कि लोगों की सच में मदद करनी है तो गंजेपन की दवा बनाओ। कुछ दिन बाद उसके फोन पर खबर आती है कि इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल क्रीचर डीमंस की दुनिया में गिर गई है। उसे समझ आया कि वहां कोई कानून नहीं है, तो वो तुरंत बाहर भागा। उसे लगा कि अब जो पाए वही मालिक वाला मामला है और उसने ठान लिया कि वो उस लिक्विड मेटल को ढूंढकर अपने पूरे सिर पर डाल देगा। फ्लैशबैक खत्म होती है और वो फिर से जमीन पर हार कर पड़ा है, चेहरे पर पड़ी ही उलझन के साथ। वही छोटी लड़की अपनी जीत का जश्न मना रही है और MC कहता है कि वो हंटर एक भी साफ अवार्ड नहीं कर पाया। चियोन चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसे ही हारता रहा तो उसे शटल ड्यूटी नहीं मिलेगी और हंटर वादा करता है कि वो बेहतर करेगा। सीन बदलता है। एक नया बना लकड़ी का दराज धीरे से बंद हो रहा है। चूजा उस मजबूत रेडवुड कैबिनेट की तारीफ करता है कि ये बहुत सालों तक चलेगा। दूर से हार चुके हंटर को देखते हुए MC सोचता है कि SEOK में तो बहुत हिम्मत है। उसे अजीब लगता है कि उसका ओपोनेंट लड़की से पूरे दिन पिटने के बाद भी इतना एनर्जेटिक कैसे है। सेओक अपने हाथों में फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है। वही MC अंदाजा लगाता है कि शायद उसने विग उतार दी होगी, इसलिए हल्का महसूस कर रहा है। इस अजीब मोटिवेशन से भरा हुआ वो अपने चारों ओर आग फैला लेता है और किम नारी को फिर से मुकाबले की चुनौती देता है। चूजा कहता है कि इसकी फायर बुरी नहीं है, लेकिन MC आगे बात करते हुए कहता है कि किम नारी कोई आम बच्ची नहीं है। नामगी सेओक चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है कि इस बार वो जरूर जीतेगा। लड़की शांति से चैलेंज एक्सेप्ट करती है। वो हवा में उछलता है, अपने शरीर के चारों ओर फायर इकट्ठा करता है और ताकतवर वार के लिए नीचे की ओर आता है। लेकिन जैसे ही उसका हमला लगता है, वो हैरान रह जाता है। उसकी आग एक अजीब चीज ने सोख ली है। वहां से एक सिल्वर जैसा लिक्विड मेटल का जीव उठता है, जिसने उसका वार पूरी तरह बेअसर कर दिया। वो अजीब लिक्विड आकार बदलता है और पलटवार के लिए तैयार हो जाता है। किम नारी जोरदार वार करती है और उसे पीछे उड़ाते हुए दूर एक बड़े पत्थरों के ढेर में पटक देता है। किम नारी जीत के साथ खड़ी होकर उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी आग से डर खत्म करने में मदद की। गड्ढे में गिरा गिसियोक मुस्कुराता है और सोचता है कि वो शायद B रैंक हंटर की लिमिट तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। नामगी सेओक उठकर एक और मुकाबले की भीख मांगता है। खड़े होते ही उसे हैरानी होती है कि मेहनत के कारण उसकी नाक से खून निकलने लगा है। MC पूछता है कि वो डीमन रेल में कितने दिन से है और वो बताता है 9 दिन। MC कहता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए क्योंकि उसके लेवल पर यह डीमोनिक एनर्जी खतरनाक हो सकती है और तुम में अपनी रैंक बढ़ाने की क्षमता है और उसे पूरा जोर लगाना चाहिए। ये सुनकर हंटर चौंक जाता है।
वो बताता है कि वो पिछले 6 साल से टेस्ट में फेल हो रहा है, लेकिन एमसी मानता है कि उसमें अब भी सुधार की गुंजाइश है। ये सुनकर हंटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि जवाब क्या दे। वो धन्यवाद कहता है और कसम खाता है कि पूरी मेहनत करेगा। एमसी सोचता है कि वो उसे ए रैंक मजदूर बनाएगा। जाते वक्त एसईओ पूछता है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, और लड़की खुशी से रामेन मांग लेती है। हंटर कहता है कि अगली बार मुकाबले के लिए ट्रेनिंग करना, और फिर चियोन से अपने खोए हुए विग के बारे में पूछता है। चियोन मना करता है, लेकिन चूजा शक भरी नजर डालता है। हंटर कहता है कि वो अब वापस जाएगा। जैसे ही वो पोर्टल में गायब होता है, चूजा चियोन से पूछता है कि उसे जाने देना ठीक है या नहीं। उसकी बात लड़की समझ नहीं पाती और चुपचाप पोर्टल को बंद होते देखती है। चूजे को डर है कि वो धोखा दे सकता है, तो वो एमसी से राय लेता है क्योंकि वो यादें पढ़ सकता है। वो कहता है कि हंटर सच में स्ट्रांग होना चाहता है और गंजापन असली है, और उसे उसकी सच्चाई पसंद है। एमसी सोचता है कि शायद ये बंदा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। लड़की पूछती है कि वो उल्लू की भाषा कैसे समझता है, तो एमसी कहता है, अच्छा मैंने तुम्हें नहीं बताया क्या? असल में हाँ, मैं जीयू की बातें समझ सकता हूँ। गू की एडवाइस पर ही मैंने ये कैबिनेट बनाया है। लड़की कहती है कि घर में थोड़ा अंधेरा है, तो एमसी बिना देर किए वो अपनी ताकत से दीवार में अपने लिए एक परफेक्ट खिड़की काट देता है और बगल में एक और छोटा सा खिड़की बना देता है। लड़की और GUU खिड़की से बाहर झांकते हैं और खुश होते हैं कि घर में उजाला हो गया है। एमसी सोचता है कि रात में रोशनी के लिए कुछ चाहिए, और लड़की पूछती है कैसे। वो बताता है कि ग्लो स्टोन जो अंधेरे में चमकती हैं और छत पर चिपकाई जा सकती हैं। चूजा पूछता है कि क्या उसे सच में पता है कि उन्हें कहाँ ढूंढना है, और वह जवाब देता है कि वे ज्वालामुखी वाले इलाकों में मिलते हैं। उल्लू समझाता है कि ज्वालामुखी वाले इलाके किसी भी हंटर के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक होते हैं। तब गू उदास होकर बताता है कि वही उसका घर है, जिसे सुनकर लड़की चौंक जाती है। वो उसके गाल पकड़कर पूछती है कि ये अब क्या कह रहा है। गू एक अजीब सा उदास आवाज निकालता है। लड़की उसे गले लगाकर कहती है कि इसकी आवाज उदास लग रही है। एमसी सोचता है कि वह उम्मीद से ज्यादा समझदार है। वो कहता है कि वह अकेला जाएगा, शायद GUU परेशान है, लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है कि वो पीछे नहीं रहेगी। वह कहती है कि अब उसे आग से डर नहीं लगता और वो उसके साथ जाना चाहती है। ये सुनकर एमसी मुस्कुरा देता है। फिर वो GUU की ओर देखता है, जो कहता है कि वो भी साथ चलेगा, वहां उसका भी कुछ काम है। एमसी मान जाता है कि सब साथ जाएंगे, लेकिन पहले वह उनके लिए गर्मी सहने वाला सामान बनाएगा। इसी बीच मैंड्रागोरा वैली में 2 छोटे प्लांट मॉन्स्टर जमीन पर पड़ी विग को लात मारते हैं। फिर सीन बदलकर एक आग से भरी वीरान जमीन पर चला जाता है, जहां पिघले हुए लावा की नदियां बह रही हैं। एक बड़ा सा एक्टिव ज्वालामुखी से धुआं और राख आसमान में उड़ रही है, जो पूरे खतरनाक नजारे पर हावी है। धुएं और आग के बीच से एक परछाई निकलती है, जिसकी आंखें डरावनी चमक रही हैं और चेहरे पर एक चौड़ी स्माइल है। लेकिन उसके डरावने रूप के बावजूद उसकी आंख से एक आंसू टपकता है, जो अंदर छिपे दर्द का इशारा देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक वोल्केनिक रीजन, जहां ऊपर मॉन्स्टर्स उड़ रहे हैं। डीमन वर्ल्ड के हंटर्स द्वारा अवॉइड की जाने वाली टॉप 3 डेंजरस जगहों में से एक। यह जगह इतनी डेंजरस है कि यहाँ के वोल्केनो की हीट आपकी स्किन तक को भी जला सकती है, और कॉन्सेंट्रेटेड टॉक्सिक गैसेस और डिमोनिक एनर्जी में सांस लेना भी डेडली है। हमारा छोटा गू कहता है, ये ऐसी जगह है जिसके बारे में ह्यूमन वर्ल्ड में लगभग कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर वो कहता है, आखिर अब ये लड़की क्या कर रही है? वहीं पर किम नारी हंसते हुए कहती है, यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। एमसी मुस्कुराकर कहता है, लगता है वो आग के साथ खेल रही है। बर्ड एमसी से पूछता है, वो लड़की तो मैकेनिकल क्रीचर है, तो उसके लिए ये नॉर्मल है, लेकिन तुम कैसे ठीक हो? अब आखिर तुम क्या हो? एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि मैं एक चाइमेरा हंटर हूँ। बर्ड कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, लेकिन चाइमेरा हंटर यूजुअली ह्यूमन जैसे तो नहीं दिखते। एमसी कहता है, पहले मैं भी वैसा ही था, लेकिन रीजनरेट होने के बाद मेरा अपीयरेंस ह्यूमन जैसा हो गया। फिर एमसी पूछता है, और तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तो क्या हमारे साथ घूमना तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करता? तभी किम नरी बीच में बोल पड़ती है, ओ अभी ऑलमोस्ट मेरा कपड़ा जल जाता। तभी बर्ड हंसकर कहता है, नहीं ये बुरा नहीं है, किसी से बात करने में मजा आता है, और तुम बुरे इंसान नहीं लगते। एमसी कहता है, अच्छी बात है। तभी किम नारी लावा से बाहर निकलती है। उसके पैरों पर ऐसी मटेरियल कवरिंग होती है जो उसे फायर से प्रोटेक्ट करती है। वो एमसी से कहती है, अंकल आप फिर से गू से बात कर रहे हो, मैं भी गू से बात करना चाहती हूँ। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, गू इससे पहले तुमने कहा था कि तुम जानने के लिए एक्साइटेड हो कि मैं कौन हूँ। किम नारी कहती है, अंकल आप तो डीमन वर्ल्ड के नेटिव हैं, और आपकी तरह मैं भी। वहीं पर गू मन में कह रहा होता है, बेवकूफ लड़की, यहाँ का असली नेटिव तो मैं हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर गू कहता है, लूमिनस स्टोन वहीं होता है जहां लावा इरप्ट होता है। एमसी कहता है, तो ये जरूर क्रेटर के पास होगा, और लगता है हम ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए हैं।
वो लोग समिट तक पहुंचते हैं और किम नारी चिल्लाते हुए खुश हो रही होती है। एमसी नीचे देखता है, वहां पर बहुत सारे लूमिनस स्टोन हैं, लेकिन तभी वो नीचे देखता है, वहां पर 2 फ्रॉग्स होते हैं। एमसी कहता है, क्या ये फायर टोड्स हैं? और उनमें से एक टोड रो रहा होता है। किम नारी कहती है, अंकल वहां आगे भी एक है। वो फीमेल फायर टोड थी जो डेड पड़ी होती है। एमसी कहता है, लगता है फीमेल चलते चलते मर गई और उसके पीठ पर एग्स थे। गू समझाता है, फीमेल फायर टोड्स अपने एग्स को बैक पर कैरी करती हैं, लेकिन फीमेल के मरने से एग्स भी मर जाएंगे क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है और शायद इसीलिए वो टोड उसके मरने पर दुखी है। तभी एमसी कहता है, किम नारी यहाँ वेट करो, और फिर वो क्लिफ से कूदकर नीचे चला जाता है। किम नारी चौंक कर पूछती है, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? एमसी फ्रॉग के सामने लैंड करता है। फायर टोड गुस्से से देखता है और फायर फेंक देता है, लेकिन एमसी सिर्फ एक उंगली उठाकर फायर रोक देता है। एमसी कहता है, वेट, यहीं रुक। फिर वो कहता है, इसमें निको कोबरा का पैरालिसिस टॉक्सिन है। एमसी थोड़ा सा टॉक्सिन इंजेक्ट करता है जिससे टोड नींद में चला जाता है। एमसी कहता है, मैंने थोड़ी डोज दी है, ये जल्दी जाग जाएगा। फायर टोड्स टॉक्सिन से इम्यून होते हैं। फिर वो कहता है, मेरे अंदर 2 फायर टोड सेल्स हैं, एक ऑलरेडी डेड है लेकिन एक को बचा सकते हैं। एमसी फीमेल से वो एग निकालकर मेल में डाल देता है। मैंने इसे टाइट बांध दिया है, अब यह सरवाइव कर लेगा। फायर टोड कुरू कुरू करता है और डेड फीमेल को गुड बाय कहकर एक ऊंचा जंप लगाता है। किम नारी कहती है, ओह ये तो उड़ गया। वो किम नारी के पीछे लैंड करता है, एक बार पीछे देखकर, फिर जंप मारता है। किम नारी कहती है, लगता है वो हमें थैंक्स बोल रहा है। एमसी कहता है, हाँ शायद। फिर एमसी कहता है, ऑलराइट, लूमिनस स्टोन निकालो और घर चलते हैं। किम नारी कहती है, ठीक है, जल्दी काम खत्म करके घर चलते हैं। वो लोग वोल्केनो से लूमिनस स्टोन निकालने लगते हैं। किम नारी खुशी से एक पत्थर निकालते हुए कहती है, मुझे एक मिल गया। एमसी कहता है, केयरफुल, अगर गिरा दिया तो चोट लग जाएगी। किम नारी कहती है, वाओ ये कितना सुंदर है। वो लोग केव से कई सारे लूमिनस स्टोन्स कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर गू की हालत खराब हो जाती है। एमसी बर्ड से पूछता है, तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें इन्हें उठाने में काफी दिक्कत हो रही है। बर्ड उदास होकर कहता है, पहले मैं इनसे खेला करता था, काश मैं श्रिंक ना हुआ होता। एमसी कहता है, हेल्प मत करो, अपने काम करो। वैसे भी तुमने वो सारे गिफ्ट्स तो तुमने अपने फ्रेंड्स को देने के लिए लाए हैं, राइट? बर्ड गुस्से में कहता है, मॉन्स्टर्स का कोई फ्रेंड नहीं होता, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस उन गिफ्ट्स को उनके लिए पीछे छोड़ जाऊंगा। एमसी हंसते हुए कहता है, क्या तुम शर्मा रहे हो? लगता है तुम अपने लोगों को मिस कर रहे हो। बर्ड कहता है, मिस नहीं कर रहा, बस गुड बाय नहीं कह पाया, इसका रिग्रेट है। बर्ड सोचता है, इंटेलिजेंस गेन करने के फायदे भी है और नुकसान भी। बर्ड अपने में ही कह रहा होता है, ये कीड़ा आखिर रेड क्यों है? तभी दूसरा बर्ड उसे खा लेता है। वो पूछता है, तुमने सडनली इसे क्यों खा लिया? बर्ड सोचता है, अगर लैंग्वेज ना आती तो लोनलीनेस कम होती। वो कहता है, मैंने ग्रुप छोड़ दिया, शायद उन्हें पता भी नहीं। बर्ड एक लूमिनस स्टोन को पूरी जान लगाकर खींचता है और कह रहा होता है, आखिर ये निकल क्यों नहीं रहा? लेकिन तभी वो पत्थर अचानक नीचे गिर जाता है। तभी अचानक किम नारी कहती हैं, मुझे कुछ सुनाई दिया। तभी वो नीचे दिखती और किम नारी हैरानी से कहती है, अंकल ये तो एक एग है। एमसी कहता है, हाँ मॉन्स्टर एग लगता है, लेकिन आखिर ये किस स्पीशीज की है? किम नारी पूछती है, ये टूटा तो नहीं? एमसी कहता है, ये थोड़ा सा क्रैक कर गया है, लगता है जो पत्थर गू ने गिराया था उसी की वजह से ये क्रैक कर गया, लेकिन बेबी को खुद शेल तोड़ना चाहिए, तभी हेल्थी होगा। किम नारी कहती है, तो अब आखिर हमें क्या करना चाहिए? फिर वो कहती है, क्यों ना हम इसे ले चले, नहीं तो अगर यहाँ रहा तो पक्का से रोस्ट हो जाएगा। बर्ड कहता है, नो वे, हम इसे लेकर नहीं चल सकते और अभी तो हमें पता भी नहीं कि आखिर इसमें से निकलेगा। लेकिन एमसी सोचकर कहता है, पास ही में एक जगह है जो कि इस अंडे के लिए परफेक्ट नेस्ट है, तो इसे ले चलते हैं। किम नारी खुश होकर कहती है, मैं इसे कैरी करूंगी। बर्ड गुस्से में कहता है, पागल हो, एग डेंजरस हो सकता है। एमसी मुस्कुराकर कहता है, वैसे तुमने जो लूमिनस स्टोन गिराया था उसी से क्रैक आई है। बर्ड कहता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन अगर किम नारी को डेंजर हुआ तो? एमसी मुस्कुराकर कहता है, मैं देख लूंगा। बर्ड धीरे से कहता है, वेल अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। एमसी कहता है, चलो और लूमिनस स्टोन निकालते हैं। किम नारी कहती है, बढ़िया, जल्दी काम करते हैं और फिर घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपना सारा काम खत्म करके घर लौट रहे होते। वो लोग देखते हैं कि एसईओ घर पर वापस आ चुका होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम सब कहाँ गए थे? सेओक चियोन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अब अपने सामान मुझे दे दो, अब मैं इन्हें उठा लेता हूँ। चियोन कहता है, लेकिन यह सामान काफी भारी है, शायद से तुम इसे ना उठा पाओ। लेकिन सेओक कहता है, अरे नहीं,
मैं इसे उठा लूंगा, मैं इतना भी कमजोर नहीं। और जैसे ही चियोन सेओक को वो बैग देता है, वैसे ही उसकी आत्मा निकल गए और वो बैग सीधा जमीन पर गिर गया। सेओक अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, पर वो उस बैग को उठा नहीं पाता है। इसके बाद वो पूछता है, आखिर इस बैग में है क्या जो ये इतना ज्यादा भारी है? तभी चियोन सेओक के उदास चेहरे की तरफ देखता है और पूछता, आखिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तभी सीन शिफ्ट होता है ग्यू के गिफ्ट की तरफ, जो कि एक रामेन का पैकेट होता है और ये गिफ्ट गू के दोस्तों को मिल चुका होता है। और इसके बाद वो लोग उस रामेन के चारों ओर खुशी से घूमने लगते हैं। चियोन मजाक में सेओक से पूछता है, ओए तेरे फेस को क्या हुआ? लगता है कहीं से पिट के आ गया है। सेओक थोड़ा नर्वस होकर जवाब देता है कि असल में उसको रोज किम नारी फाइट में पीट देती है। सीन ज्यादा ऑकवर्ड ना हो इसलिए सेओक तुरंत टॉपिक चेंज करता है और कहता है, चलो चलो खाना रेडी कर देता हूँ, आप लोग भूखे होंगे। नेक्स्ट सीन में चियोन एक नए प्रोजेक्ट पर काम करता हुआ दिखाई देता है। वो एक लुमिनस स्टोन को केयरफुली कार्व कर रहा होता है। किम नारी क्यूरियस होकर पूछती है, ये क्या बना रहे हो? चियोन रिप्लाई देता है, मैं इस ग्लो स्टोन को लैंप में शेप कर रहा हूँ, सीलिंग पर लटकाऊंगा तो अच्छा लगना चाहिए। किम नारी कहती है, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आपको सब कुछ पता है और आप एक्सप्लेन भी अच्छे से करते हो। आप बहुत काइंड हार्टेड भी हो, जैसे आपने फायर टोड की मदद की थी। आप बिल्कुल मेरे डैड जैसे हो। ये सुनकर चियोन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारे कोकोनट ट्राइब वाले डैड हैं? किम नारी घबरा जाती है और फिर हाँ बोल देती है। शाम होती है और गू सनलाइट में आराम से रिलैक्स कर रहा होता है। गर्माहट में पिघल जाने जैसी फीलिंग से वो स्ट्रेच करता है और धीरे धीरे नींद में चला जाता है। लेकिन तभी एक शैडो गू के ऊपर पड़ती है। ग्लोइंग रेड आईज अंधेरे में चमक रहे होते हैं। छोटे लीफी क्रीचर्स एक के ऊपर एक खड़े होते हैं और वो गू पर अटैक करते हैं अपना ट्रिपल स्नगल फॉर्मेशन अल्टीमेट मूव यूज करके। लेकिन आउल की गोल बॉडी पर वो सीधा बाउंस हो जाते हैं। धमाका सुनकर आउल उठ जाता है। किम नारी चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम सब से ये लड़ क्यों रहे हो? चियोन नोटिस करता है, ऐसा लगता है उन मैंड्रागोरा ने गू के टेरिटोरी पर हमला किया है। तभी सेओक एक खास मील ले आता है, फ्राइड टोफू पॉकेट्स, जिसे वो युबा चोप कहता है। सिस्टम विंडो शो करता है कि इसका टेस्ट स्कोर 80 है। वो तीनों टेबल पर बैठते हैं और सेओक प्राउडली बोलता है, चलिए एंजॉय कीजिए। लेकिन खाना शुरू करने से पहले चियोन फिर से पूछता है, ओए अब बता तेरे फेस को क्या हुआ था? सेओक फिर नर्वस हो जाता है। बाद में जब डिनर खत्म हो जाता है वो फाइनली कन्फेस करता है, मैं हंटर एसोसिएशन गया था अपने प्रमोशन एग्जाम के लिए। वहां ए क्लास हंटर्स ने मुझे टॉन्ट किया कि मैं 7 बार फेल हो चुका हूं। उन्होंने बोला एग्जाम छोड़ दे और बात फाइट तक पहुंच गई। चियोन कामली सुनता है और फिर मजाक में बोलता है, वैसे तू अपना हेड शेव करता है या तू असली में बॉल्ड है? ये सुनकर सेओक गर्म हो जाता है। हेयर लॉस एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल मिस्ट्री है, ये सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए। चियोन फिर पूछता है, एग्जाम कब है? सेओक बोलता है 60 दिन बाद। चियोन डिक्लेयर करता है, ठीक है अब टाइम है स्पेशल ट्रेनिंग का। सब एक्साइटेड होते हैं लेकिन चियोन पहला टास्क देता है, आज से डिशेस तुम्हारी जिम्मेदारी। सेओक शॉक्ड हो जाता है। दूसरा टास्क, ग्लो स्टोन्स को वोल्केनिक ऐश से साफ करो। सेओक डाउट करता है, ये ट्रेनिंग है क्या? चियोन बोलता है, नहीं करना तो बी क्लास बने रहो। फिर चियोन किम नारी के साथ फिशिंग के लिए निकल जाता है। सेओक पहले डिप्रेस्ड होता है लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसका मेंटोर ऐसे ही उसको टेस्ट कर रहा है। फिर वो कहता है, मैं वो इंसान हूं जो 6 बार फेल हुआ लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी मेहनत से बी क्लास हंटर बना हूं और अब और आगे जाऊंगा। डिटर्मिनेशन के साथ वो बोरिंग काम करता है और फिर चियोन के पीछे भागता है, मैं भी आ रहा हूं। और वो जाते हुए मन में ही कह रहा होता है, वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास सब कुछ है। वो दयालु है, सेक्सी है, कूल है और वो एक बढ़िया इंसान है। दूसरी तरफ फिशिंग सीन में किम नारी चियोन से कंप्लेन करती है कि उसके पास कोई फिश नहीं आ रही, लेकिन सेओक पर सारे फिश अटैक कर रहे होते हैं। वो चिल्लाता है, एक्वाटिक मॉन्स्टर्स मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। इसके बाद चियोन उसको एक ग्लोइंग स्टोन देता है और कहता है, इसे पकड़ो। जैसे ही वो उसे टच करता है उसमें से डार्क डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। उसका आर्म वीक हो जाता है। चियोन एक्सप्लेन करता है, ये रॉ डिमोनिक एनर्जी है, तुम्हें अपने रिफाइंड मना से इसे बाहर निकालना होगा। वो उसके चेस्ट की तरफ हाथ पॉइंट करता है और उसके अंदर के मना पाथवेज ओपन करता है। एक ग्लोइंग डायग्राम दिखाया जाता है जिसमें उसके एनर्जी फ्लोज दिख रहे होते हैं। सेओक फोकस करता है और उसके हाथ ग्लो करते हैं। फिर वो हैवी ग्लो स्टोन लिफ्ट करने की कोशिश करता है और फाइनली सक्सेसफुली उठा लेता है। चियोन कहता है, अब से तुम डिशेस पॉलिश करते रहोगे। सेओक प्राउडली बोलता है, मैं वो इंसान हूं जो कुछ भी पॉलिश करके परफेक्ट शाइन दे सकता है।
इसके बाद हमें नाइट टाइम का सीन दिखाया जाता है। घर में सब सो रहे होते हैं। ग्लोस्टोन लैंप एक सॉफ्ट रोशनी दे रहा होता है, लेकिन गू जाग रहा होता है क्योंकि उसने पहले से ही ज्यादा सो लिया था। उसको एक हल्की सी आहट फील होती है। ड्रॉअर से वो देखता है कि किम नारी चुपके से उठकर डोर की तरफ जा रही होती है। गू सोचता है आखिर ये बच्ची इतनी रात में कहां जा रही है। सीन शिफ्ट होता है। असल में किम नारी तालाब पर गई थी अपने कपड़े धोने। पानी में उतरकर उसने उन्हें साफ किया और बुदबुदाई कि ये वही कपड़े हैं जो अंकल ने उसे दिया था। उसने खुद को समझाया कि धोने के बाद सब ठीक हो जाएगा। पीछे से चियोन और गू चुपके से उसे देख रहे होते हैं। चियोन ने सोचा कि वो रात में कपड़े क्यों साफ कर रही है। गू ने फुसफुसाकर डांटा कि वो लड़की है और उसके पास एक्स्ट्रा कपड़े चेंज करने को भी नहीं है। चियोन ने मन ही मन माना कि उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या पहनता है। जब किम नारी ने आखिरकार दाग हटा दिया तो वो खुशी से चिल्लाई। चियोन ने सोचा कि वो बस एक बच्ची है और शायद उसने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नारी ने खुश होकर कहा कि कपड़े साफ हो गए और परफेक्ट हैं। तभी उसने देखा कि चियोन और गू उसकी तरफ आ रहे हैं। चियोन कैजुअली बोला कि रात की हवा कितनी अच्छी लग रही है। हैरान किम नारी ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है। चियोन ने समझाया कि वो बस गू के साथ वॉक कर रहा था और पूछा कि क्या वो भी वॉक के लिए निकली है। किम नारी घबराते हुए कहती है, हाँ मैं भी इसीलिए निकली हूँ। फिर चियोन ने उससे कहा कि थोड़ी देर रुकना। उसने छोटी सी रस्सी से 2 फ्लावर्स उसके कमर पर बांध दिए और कहा कि ये क्यूट लग रहा है। किम नारी खुश होकर बोली, हाँ ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। चियोन ने बताया कि ये फॉर्साइथिया फ्लावर है, उसका फेवरेट। अचानक किम नारी झाड़ियों से आवाज सुनकर डर गई और चीख पड़ी। ये क्या है? चियोन ने कामली कहा कि ये तो बस ग्रास हॉपर है, एक हार्मलेस बी क्लास मॉन्स्टर, और उसे डरने की जरूरत नहीं है। नारी ने माना कि उसे डर लगा था। इसके बाद जैसे कोई पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर संभालता है, ठीक वैसे ही चियोन ने किम नारी का हाथ धीरे से थाम लिया और साथ में घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसने पूछा कि उसे कुछ चाहिए क्या, जैसे कपड़े या जूते। किम नारी ने याद दिलाया कि वो पहले ही उसे दे चुका है और उसे वो बहुत पसंद है। चियोन ने उसका जवाब मान लिया, लेकिन मन ही मन सोचता रहा। सीन बदलता है डिस्ट्रिक्ट 13 की स्लम्स के पास। चियोन एक गेट से बाहर आता है सियोक के कपड़े पहनकर। वो अजीब लग रहा था क्योंकि उसका शरीर बड़ा था और वो नंगे पांव चल रहा था। लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके ख्याल फिर से किम नारी की तरफ गए। उसने कहा था कि वो कपड़े ठीक हैं, लेकिन उसे पता था कि उसे सिर्फ एक ही कपड़ा पहनाना सही नहीं है, जो कि उसे फिट भी ना हो। गू भी उसे बार बार इस बारे में ताना मार रहा था। चियोन ने सोचा कि अच्छा होता अगर वो किम नारी को साथ लाता और वो खुद कपड़े चुन लेती, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड उसके लिए अभी भी डरावना था, उसके ट्रॉमा की वजह से। वो सोच रहा था कि उसने एक प्रेशियस गेट स्टोन सिर्फ एक बच्चे के कपड़ों के लिए क्यों खर्च कर दिया। तभी एक रेड हेयर्ड लड़का पीछे से उसकी शर्ट खींचता है और पूछता है कि क्या वो क्लोथिंग स्टोर ढूंढ रहा है। लड़के ने 10,000 अरब सर्विस फी मांगी उसे गाइड करने के लिए और कहा कि उसे सस्ता और अच्छा स्टोर पता है। चियोन ने हिचकिचाया तो लड़के ने कहा कि पेमेंट बाद में कर देना। चियोन ने कहा कि उसके पास फुटकर नहीं है। लड़के ने सोचा कि शायद डीमन रेल्म में इसे ठग लिया गया है। वो रुकी जैसा लग रहा था जिसके पास 10,000 भी नहीं, लेकिन उसने कहा कि चलो छोड़ो, मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ क्योंकि तुम मुझे ठीक आदमी लग रहे हो। लड़के ने अपना नाम बोंगसू बताया और चियोन ने भी अपना नाम बताया। बोंगसू ने कहा, मैं तुम्हें ह्युंग ही बुलाऊंगा। रास्ते में चियोन ने पेट्रोल कार्स देखी और सोचा कि स्लम्स अब पहले से सेफ लग रही हैं। बोंगसू ने गेस किया कि शायद चियोन हाल ही में अवेकेंड हुआ है। उसने कहा, लगता है किसी ने तुम्हारा इक्विपमेंट चोरी कर लिया, इसीलिए तुम यहाँ बाहर बिना किसी इक्विपमेंट के आए हो, लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, शुरुआत में ऐसा सबके साथ होता है। चियोन कहता है, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हें ज्यादा जानकारी है। बोंगसू चिल्लाते हुए कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, वो तो मुझे खाने को कम मिलता है इसलिए मेरी बॉडी छोटी है, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी एज 17 है। तभी चियोन की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, जहां पर कुछ लोग एक कमजोर आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। बोंगसू कहता है, इन सब लोगों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये स्लम है जो डेंजर के लिए जानी जाती है। ये जो गैंग है वो असल में डिस्ट्रिक्ट 11 की है, जिन्होंने हाल ही में अपना टेरिटरी एक्सपैंड किया है, और इनके गैंग का नाम है स्पेस गैंग। इन लोगों को तो पुलिस भी कुछ नहीं करती, तो यहाँ हमारी क्या औकात है। इसलिए मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम इन सब पे ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद उन्हें एक क्लोथिंग स्टोर दिखाया जाता है। अंदर एक औरत बैठी थी जो सोच रही थी कि वो स्लम्स में ऐसा बिजनेस करके पागल हो गई है। उसे ऐसी जगह पर इस टाइप की स्टोर खोलनी ही नहीं चाहिए थी। तभी बोंगसू चियोन को लेकर शॉप में आता है। वो उस लड़की को पार का जुम्मा कहकर बुलाता है, जिस पर वो भड़क गई और बोली कि उसे नूना बुलाओ क्योंकि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई। चियोन मन में कह रहा होता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी क्लोथिंग स्टोर में कपड़े खरीदने आया हूँ। बोंगसू पाक को बताता है कि ये ह्युंग है और इसने कहा है कि इसे कपड़ों की जरूरत है और ये एक हंटर है। पाक बोंगसू से कहती है, मेरे लाल जरा कोने में आना थोड़ी देर। बोंगसू कहता है,
आखिर अब क्या कर दिया मैंने। इसके बाद वो बोंगसू के गाल खींचते हुए कहती है, आखिर तू कब तक गरीब हंटर्स को मेरी दुकान पर लाता रहेगा? तुझे पता भी है कि मुझे कितने सारे उधारी चुकाने हैं। बोंगसू कहता है, अब आखिर मुझे कैसे पता होगा कि उसके पास पैसे हैं या नहीं? पार्क कहती है, तुझे उसकी शक्ल देख के क्या लग रहा, उसके पास पैसे भी होंगे? बोंगसू कहता है, पर वो तो हैंडसम है। इसके अलावा तुम ही वो थी जिसने मुझे हंटर्स को लाने को कहा क्योंकि वो तुम्हारे छोटे भाई की याद दिलाते हैं। पार्क कहती है, ऐसा तो बस 1-2 बार ही हुआ है। अगर मैं तुम जैसे बच्चों की मदद करती रही तो मैं बेघर ही हो जाऊंगी। बोंगसू कहता है, मैंने थोड़ी ना बोला था कि तुम मेरी मदद करो। पार्क गुस्से में कहती है, अगर ऐसा है तो यहाँ से निकल जाओ। चियोन चुपचाप कपड़े देखने लगा और फिर चेक देकर बोला कि वो ये सब खरीदना चाहता है। बोंगसू और पार्क की नजर पैसों पर गई। 10 मिलियन डोबस। वो लोग शॉक्ड रह गए। बोंगसू और पार्क दोनों का बिहेवियर बदल गया और वो उसे गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट करने लगे। ऐसा चेंज देखकर तो चियोन भी शॉक हो गया और मन में बोला, ये क्या बकचोदी है बे। खैर, इसके बाद पार्क पूछती है कि उसे किस तरह के कपड़े चाहिए। चियोन बताता है कि उसे प्री एजेड स्कूल लड़की के लिए कपड़े चाहिए। इसके बाद पार्क ने उसे बच्चों के कपड़े दिखाए और चियोन ने सब खरीद लिए। और से भी ज्यादा कर। उसने डिलीवरी से मना किया और खुद बैग उठा लिए। फिर उसने बोंगसू को 2 शर्ट्स और पैसे दिए और कहा कि उसे एक और फेवर चाहिए। बोंगसू उसे एक सेफ जगह ले गया, पुलिस स्टेशन के पास। वो बताता है कि यह जगह साफ और सेफ है और यहाँ का मालिक भी अच्छा है। इसके बाद चियोन अंदर जाते हुए कहता है, तुम मेरा बाहर ही वेट करो। उसके जाने के बाद बोंगसू सोचने लगता है कि इसके पास इतना पैसा कैसे है। हो सकता है कि ये कोई बुरा इंसान हो, क्योंकि कोई आदमी एक बच्चे को 100,000 वॉन और कपड़े कैसे दे सकता है? शायद ये आदमी कोई किडनैपर हो। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन क्या हो अगर वो सच में एक अच्छा आदमी हुआ तो? तभी चियोन बाहर आते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा था, वो आदमी सच में अच्छा था और यहाँ की जगह भी साफ है। चियोन एक रूम की देते हुए कहता है, लगता है तुम स्ट्रीट्स पे रहते हो, इसीलिए ये लो। उसने बताया कि उसने वहां उसका 1 साल का रेंट और खाना पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है और उसे रूम की दे दी। बोंगसू शॉक्ड रह गया कि आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। चियोन ने कहा कि उसे अपनी जिंदगी की याद आ रही थी जब वो भी ऐसे ही जी रहा था, बहुत पहले। इतना कहकर वो डंजन गेट से चला गया। घर लौटने पर किम नारी ने नाराज होकर पूछा कि वो बिना बताए कहां चला गया था। वो बताता है कि वो उसके लिए गिफ्ट खरीदने गया था। चियोन ने गिफ्ट दिया, ढेर सारे कपड़े। किम नारी खुशी से झूम उठी। गु हैरान रह गया कि आखिर इतने सारे कपड़े कहां से आए, और वहीं सियोक नाखुश हो गया क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं था। चियोन ने ऑकवर्डली मान लिया कि हाँ, उसके लिए नहीं लाया, लेकिन किम नारी बेहद खुश थी और अपने नए कपड़े ट्राई करने चली गई। सीन खत्म होता है उस मिस्टीरियस एग के साथ जो उन्हें पहले मिला था। उसमें थोड़े क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो वीडियो यही खत्म होता है एंड अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। और जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग में से कोई भी अगर मुझे डोनेट कर सकता है तो प्लीज डोनेट कर देना मेंबरशिप बाय करके, क्योंकि मुझे मेरे सिस्टम के लिए एक रैम खरीदना है। लेकिन चिंता मत करना, मैं ओनली फैंस वाला आदमी नहीं हूं। अगर आप लोग नहीं बाय कर सकते तो मत करना, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।